चलिए जी, तो जिनके जो भी डाउट्स हैं इसमें ना, आप चैट में लिखिए, 1 बाय 1 ट्राई करते हैं। अगर जो लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं सारे टेस्ट, और जो आपको ज़्यादा मुश्किल लगे है ना, वो हम पहले डिस्कस कर सकते हैं, या आप जो बोलो, है ना। एटलीस्ट जो बच्चे लाइव क्लास करते हैं, तो तुम लोग जो भी टेस्ट चाहते हो डिस्कस करना, अगले क्लास में वही डिस्कस कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि 200 के 200 टेस्ट मैं डिस्कस कर पाऊंगा टाइम की वजह से ना। एग्जाम में अब कितने दिन बचे हैं? अब तो 1 महीना भी नहीं है, आज क्या है, 9 तारीख है है ना। तो 20-22 दिन बचा है। हम्म। चलिए आते हैं 1 बाय 1। तो जो डाउट है फोर्थ, ये कह रहा है एक्स वाई बी द डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल विथ ज्वाइंट पी डी पी एम एफ ना। लेकिन क्या लिखा है, ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी फंक्शन, पी एम एफ ही है। ये क्या लिखा हुआ है, 2 की पावर x+y-y-18। अच्छा, मतलब चेक कर लेना कि ये है कि नहीं है। तुम्हें क्या डाउट है भाई? सर इसमें पीडीएफ तो बन रहा है बट ना आंसर करेक्ट नहीं आ रहा है। ठीक है, देखते हैं। सर इनके आंसर में ना बस 1/18 प्रॉब्लम कर रहा है। अच्छा, उसका आंसर क्या, उसको छोड़ो, तुम अपना करो। हो सकता है गलत हो, हमें खुद पे भरोसा रखना है कि हम जो कर रहे हैं वो सही है, और यही एग्जाम में काम आएगा। अगर डाउटफुल रहोगे तो एग्जाम में हर क्वेश्चन तुम्हें गलत ही लगेगा, तुम जो कर रहे हो गलत ही कर रहे हो। तो एटलीस्ट एग्जाम में तो भरोसा हो खुद पे कि जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। चलिए, तो इसका मैं अगर अलग से पीएमएफ बना दूं, एक्स की वैल्यू 1 2 है, वाई की वैल्यू 1 2 है, तो जनरली जो पीएमएफ होता है एक्स वाई, है ना, 1 2। 1 मिनट, मान लो एक्स यहाँ 1 2 है और वाई 1 2 है, ठीक है। नाउ होगा क्या कि x1 y1 उसमें रखो जरा, x को 1 और y को 1। तो x को 1 रखेंगे तो 2 की पावर 1+1, 4 - 1 3/18, तो ये 3/18 है। 1 1 पे 1 2, x को 1 y को 2, x को 1 और y को 2। तो x को 1 रखेंगे वही 4 - 2, 2/18। तो ये रहेगा 2/18, x को 2 y को 1। तो 2+1 3, 2 की पावर 3 8, 8 - 1 7/18, 2 2। तो 2 की पावर 2+1 है ना। तो 2+1, सॉरी 2 2 ना। हाँ, 2 की पावर 2+1 3, 8 - 2 6/18। देखो टोटल 1 आ रहा है, टोटल 3 2 5 7 11 6 17। 1 मिनट, कुछ गड़बड़ है। नहीं, सही है ना, मतलब ठीक है सर। 1 है ना, हाँ 1 आ रहा ना। ठीक है, 1 आ रहा, तो 13 3 16 तो 18, ठीक है 18 है ना। हाँ, वो मैंने गलत किया था, है ना। तो 5 7 5 12 6 18, ओके। तो ये हो गया ज्वाइंट पीएमएफ ऑफ एक्स वाई, जो वो लिख रखा है ना, वो इक्विवेलेंट है इस टेबल के, वही बात है। अब क्या ही दिक्कत है भाई, पूछा है ई ऑफ एक्स अपॉन वाई। तो मतलब जो भी है तुम्हें खुद से समझ आना चाहिए कि भाई तुम जो कर रहे हो सही कर रहे हो, इसमें क्या ही है, एक्स अपॉन वाई ज्वाइंट पीएमएफ। और ये बहुत बेसिक लेवल का क्वेश्चन है, मैं ये बता रहा हूँ कि ये 0 लेवल का क्वेश्चन है। 1 2, तो इस पे तो भरोसा रखो। 1 2, 1/1 ओपन करो, 4 पेयर है, तो ईच आउटकम के लिए ओपन कर लो। जैसे 1 1 रखूंगा तो 1/1, 1 1 प्रोबेबिलिटी है 3/18। 1 2 रखूंगा 1/2, फिर 1 2 पे प्रोबेबिलिटी है 2/18। फिर 2/1 2 1, उस पे है 7/18। फिर प्लस 2/2 एंड 2 प्रोबेबिलिटी है 6/18। अब ये कैलकुलेशन करके बताओ क्या आ रहा है। सब लोग खुद तो अभी कैलकुलेशन करो, देखो क्या आता है। इसको काट दो चाहो तो, और इसको इसको तो कट ही गया ये। अब सबके डिनोमिनेटर में 18 है, राइट। तो 3+1 4, 4+14 18, 18+6 कितना होता फोर है? बाई थ्री सर। 18 24 ना, 18+6 24/18।
किससे काटोगे? 6 4 जा 6 3 जा 4/3 इज द आंसर। चेक कर लो भाई। तो ओके है, लेकिन यहाँ गलत लिखा ना इसने। अच्छा, तो 24/18 तो सही था। ये 1/18 मुझे लगता है इसने 2 बार क्यों दे दिया। अच्छा, तो 18 इसने कॉमन लिया है, लेकिन यहाँ लिखना भूल गया, तो 1/18 ये ना। गलत किया लिख के ना। 1/18 बाहर जो लिखा है वो हटाना पड़ेगा सब में से। ठीक है। सर जी, सर क्वेश्चन 5 में भी जो आंसर है वो प्रोडक्ट में रहेगा ना? देखते रुको। 5। है ना, तो तुम्हें समझना है कि वो गलत है, और इतना खुद पे भरोसा रखना है कि जो हम कर रहे हैं वो सही है। ठीक है जी, तो ये था फोर्थ। हाँ, क्या है फिफ्थ में बताओ, क्या कह रहे हो? सर ये प्रोडक्ट में नहीं होगा क्या? ये जो तुम कह रहे हो प्लस की जगह प्रोडक्ट होना चाहिए, कह रहे हो? हाँ, अच्छा, इंटरसेक्शन। चेक करते हैं। तो ज्वाइन क्या बोल रहा है? के एंड एल आर क्वाइन, के एंड एल आर वेटेड सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड साइड 0.3, मतलब वेटेड मतलब बायस टाइप का ना, एक साइड भारी है, ऐसा कहने का मतलब है ये। तो बायस्ड कॉइन है। नाम रखा गया, एक कॉइन का नाम के रखा गया, दूसरे कॉइन का नाम एल रखा गया है। अब coin K is tossed 5 times and coin L is tossed 10 times. If all the tosses are independent, what is the probability that coin K will result in heads 3 times and मतलब intersection है ना, miss multiplication, and coin L will result 6 times? क्या? हेड 6 टाइम। अच्छा, टॉस किया 10 टाइम। बात तो सही है, तो प्लस की जगह, क्योंकि यहाँ पे ना एक पढ़े हो तुमने एडिशन रूल ऑफ काउंटिंग, मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ काउंटिंग, तो यहाँ यूज होगा मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ काउंटिंग, इनफैक्ट मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी, है ना। तो ये है। और इंडिपेंडेंट है, हाँ, तो एंड है तो मल्टीप्लाई ही होगा, तो प्लस को इनटू करना पड़ेगा, सही बात है। कौन लोग सॉल्यूशन बनाया कि इतना नहीं आता है, मतलब ये तो बिल्कुल बेवकूफ़ लोग मतलब जो बनाया जिसने क्वेश्चन या सॉल्यूशन, इतना तो आना चाहिए भाई, कैसे आ गया यहाँ तक? है ना, ऐसा होता है कई बार ना लाइफ में। कई ऐसा होता है ना, कॉलेज में भी तुम्हें लगता है कि ये प्रोफेसर कैसे बन गए, कई बार ऐसा होता है ना, कुछ टीचर ऐसे मिलते हैं, तो वैसा होता है, तो ऐसा लगा ये लोग यहाँ तक पहुँचे कैसे, जो बना रहा है, मतलब एमएससी करके ये सब कर रहा है, ये कर रही है जो भी है।
ये सब 12th क्लास में ये कॉन्सेप्ट है, मल्टीप्लिकेशन रूल और एडिशन रूल 11th में। ठीक है, नेक्स्ट बताओ। अच्छा यहाँ पे है ना, तो 4 10 10 में क्या है जी? सर सपोज इसमें बस ये पूछना है कि जब सैंपल वेरिएंस इसमें निकालेंगे तो n से डिवाइड करेंगे या n-1 से डिवाइड करेंगे? नहीं, एन से जो इसका रूल है मेथड ऑफ, इसमें भाई जो मेथड ऑफ मोमेंट एस्टिमेटर का जो रूल है, एमएमई का क्या रूल कहता है? अपनी मर्जी से कुछ भी थोड़ी करेंगे, जो रूल होगा वही फॉलो करेंगे ना। एमएमई में क्या होता है अप्रोच? कितने पैरामीटर है इसमें? 2 पैरामीटर है कि सिंगल है? पैरामीटर तो एक ही दिख रहा है। सर तो सिंगल है वो, उसका मीन 0 आ रहा है तो 1 आ रहा है तो उसे वहां से निकाल नहीं पा रहे हैं। अच्छा, वहां से निकाल नहीं पाएंगे तो वो n-1 तो नहीं करेंगे, n करेंगे, ठीक है ना। तो इसने क्या किया है, एक बार n-1 किया है, एक बार n किया है, खुद ही कंफ्यूज है ना। सर EX स्क्वायर से निकाल सकते हैं। नहीं नहीं, हमने क्या बताए थे जब, नहीं नहीं, ई एस स्क्वायर से नहीं होता ये। इसमें होता है कि हम क्या करते हैं, ई ऑफ एक्स को हम रखते हैं, एक्स पॉपुलेशन है एक्स बार, और ई ऑफ एक्स स्क्वायर जो पॉपुलेशन है उसको रखते हैं 1/n समेसन एक्स आई स्क्वायर। और ये मैंने क्लास में करके भी दिखाया था कि दिस इज, अगर 2 पैरामीटर है तो ये है, दिस इज इक्विवेलेंट इफ एंड ओनली इफ। तो यहाँ तुम ये करो, अगर ये लिखो या फिर और अगर वेरिएंस एक्स यूज कर रहे हो तो ये यूज होगा। इसको तुम खोलोगे ना तो यही आ जाएगा, इसको यूज करने के बाद करके देखो, वेरिएंस का फॉर्मूला आता है, यूज करो। तो मतलब ये यूज करो या ये यूज करो, ठीक है। ओके। 2 पैरामीटर का, या अगर फर्स्ट इक्वेशन नहीं देता है एस्टिमेटर की वैल्यू तो सेकंड इक्वेशन में, है ना, ये यूज करो या ये। तो साइमल्टेनियस यूज करना होता है, तुम अगर ये है तो यूज कर लो। तो मतलब वो काम नहीं कर रहा तो इससे काम करो, सेकंड वाले से, तो इससे आ जाएगा, ठीक है। तो n वाला होगा, जो दूसरा लाइन लिखा है ना वो सही लिखा है, n-1 वाला नहीं होगा, तो सॉल्यूशन ठीक है। क्या कर रखा है? ठीक है, नेक्स्ट तो 13 में क्या है, बताओ भाई। 13 में क्या डाउट, किसका डाउट है, क्या पूछना है इसमें? सर इसमें आएगन वैल्यूज ऑफ a प्लस बी कैसे ये होगा? तुम्हें पता है ए की आइगन वैल्यू लैम्डा है, बी की आइगन वैल्यू म्यू है, तो ए प्लस बी की आइगन वैल्यू लैम्डा प्लस म्यू कब होगी? थ्योरम क्या कहती है? जब ए बी इज इक्वल टू बी ए होगा। हाँ, तो यहाँ चेक करो, यहाँ ए बी इज इक्वल टू बी होगा कि नहीं होगा? यहाँ बी, आंसर गलत है सर इसका। बी तो एक ही फंक्शन है ना, तो कम्यूट तो हाँ, कर वो रहा तो है। क्या करेगा? है ना, तो बी तो एक ही फंक्शन है, तुम ए बी निकालो, बी ए के इक्वल होगा। तो अगर ए बी और बी ए इक्वल है तो ए प्लस बी की आइगन वैल्यू, ए की आइगन वैल्यू प्लस बी की आइगन वैल्यू कर सकते हो। तो यहाँ ए की आइगन वैल्यू तुम्हें बता रखा है ये है, तो करस्पॉन्डिंग हम बी का निकाल सकते हैं उसी के करस्पॉन्डिंग, है ना।
जैसे -1 अगर रखूंगा तो -1 की पावर 4, मतलब रखो करस्पॉन्डिंग, ये आ रहा है। नहीं बी की आइगन वैल्यू क्या क्या आ नो रही है? सर। गलत। सर, बहुत बड़ा बड़ा वैल्यूज आएगा ना, -1 नहीं, की पहले पावर -1 रखेंगे तो क्या होगा? 1 -5, 1 + 5 + 5, तो 5 + 5 + 1 कितना? 11 हो गया। 11 11। होगा। हाँ, तो 11 होगा। तो बी की पहली आइगन वैल्यू 11 हुई, फिर 1 रखेंगे तब भी 11 ही आएगी, है ना? और यस सर। फिर 1 रखेंगे फिर 11 आएगी, तो 11 11 11 3 बार आई, ठीक। और जब -2 रखेंगे तो क्या आती है? 41। 41। अच्छा, सॉल्यूशन इसने गलत लिखा है इसका मतलब। तो पूछना पड़ा किसने बनाया ये। तो आइगन वैल्यू ऑफ ए क्या है? आइगन वैल्यू ऑफ ए दे रखा है r -1 1 1 -2। तो यहाँ से आएगा आइगन वैल्यू ऑफ बी आर, क्या निकाला था हमने? 11 11 11 और 41। चेक कर लो। तो 2 की पावर 4 16, -2 की पावर 4, और है ना 5 × 4 20 +5, है ना? ठीक है, तो अब कर लोगे ना। तो चूंकि ए बी और बी ए इक्वल है, यहाँ पे ए बी और बी ए इक्वल आएगा, इसीलिए ए प्लस बी की आइगन वैल्यू जो होगी वो करस्पॉन्डिंग हो जाएगी, है ना? तो यहाँ से आइगन वैल्यू ऑफ ए प्लस बी जो है ये ऐड कर लो, तो 10, फिर क्या 12, 11 माइनस करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू ऐड करना, ठीक है ना? तो ये 10 होगा, ये 12 होगा, 12 होगा, फिर 39 ये हो गया। तो ट्रेस ऑफ ए प्लस बी कितना आ गया? निकालो, सबको ऐड कर लो, बताओ भाई ऐड करे कितना आ रहा है? 73। हम्म सर, ऐसे निकल सकता है क्या बी का आइगन वैल्यू, लाइक अगर एक मैट्रिक्स दूसरे का फॉर्म में है तो उसका वैल्यूज डाल के इसका निकल जाता है ऐसे? तुम सब अभी पढ़ना शुरू किए हो क्या? कोर्स नहीं पढ़े हो? तो अभी तुमने शुरू किया नहीं लेने सर, में ये पढ़ना? ये नहीं पता है। अरे भाई तो सीखो, कहाँ खोए हो? पूरा साल खत्म हो गया, 20 दिन एग्जाम का बचा है, तुम अभी ये क्वेश्चन पूछ रहे हो? हद है यार। सिलेबस ढंग से कवर करो ना। दिक्कत ये सिलेबस के टाइम पे तुम कुछ और कर रहे होगे, अब कुछ और करा रहे हो, सिलेबस ढंग से नहीं आता तुम्हें, क्या मतलब है? अभी ये पूछ रहे हो थ्योरम है, ये सब निकल जाता है क्या? उसमें थ्योरम लिखा रखा है कि इफ बी इज अ if lambda is the eigenvalue of a and gx is a polynomial, then g lambda is eigenvalue of ga। थ्योरम है, क्यों नहीं आता? सिलेबस पढ़ो ढंग से, एटलीस्ट नोट करो, जो नहीं आता उसको नोट करो और ढंग से बुक खोल के पढ़ो, गूगल खोल के पढ़ो, यूट्यूब खोल के पढ़ो, कहीं से पढ़ो, लेकिन पढ़ो, सीखो कि ये सब कॉन्सेप्ट जो भी तुम्हें प्रोसेस में रियलाइज होता है कि तुम्हें ये चीज़ें नहीं आती, अभी तक नहीं आता है, तो एक डायरी में नोट करो कि भाई ये सब पे थोड़ा देखना है। कहाँ से आजकल इतने रिसोर्स है ना, एक एक टैब में तुम्हारे पास इतने रिसोर्सेज हैं, गूगल कर लो, यूट्यूब पे देख लो, है ना, या चैट जीपीटी है, हालांकि उसमें बहुत सारी चीज़ें गलत भी हैं, लेकिन ठीक है, एटलीस्ट कुछ सही भी है उसमें, तो एटलीस्ट आइडिया तो मिलेगा। तो ये सब देखो, नहीं पता है तो सीखो, और है ना बुक खोल सकते हो, बुक खोल के देख सकते हो। बुक में ढूंढना थोड़ा मुश्किल है आजकल, गूगल पे इतनी आसानी से मिल जाती हैं चीज़ें, तो जो नहीं आता सीखो ना। ये सब क्वेश्चन बता रहा है कि तुमने अभी ढंग से पढ़ाई नहीं लेने लग रहा, ये बता रहा है एक्चुअली।
और तुम जैम के पीवाईक्यू कैसे कर लिए सारे? ये तो 50 बार मैंने क्लास में यूज किया होगा ये कॉन्सेप्ट। जैम के पीवाईक्यू में इतने क्वेश्चन भरे पड़े हैं इस अप्रोच पे, और तुम अभी ये क्वेश्चन पूछ रहे हो, इसका मतलब तुमने पीवाईक्यू भी ढंग से सर नहीं किए। भूल गया था, हाँ थ्योरम वही, भूल गया था। वही तो, क्योंकि जैम में इतने क्वेश्चन, इसलिए रिवीजन जरूरी है। रिवीजन कॉन्सेप्ट का, रिवीजन पीवाईक्यूज का, है ना, प्रॉब्लम प्रैक्टिस रेगुलरली, तो उससे हो जाता है। पीवाईक्यू में क्वेश्चंस हैं इस तरह के। एनीवे, तो 13 के बाद आते हैं 15। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, ये क्या है? चल लिखने में यहाँ पे गलती किया मुझे लग रहा है। ये है 4 की पावर -1 की पावर n, तो n n डबल क्यों आ गया? एन जेड की पावर 2n। हाँ जी, क्या लग रहा है आप लोगों को? ये क्या है? n n में कुछ तो एरर है, टाइपिंग एरर कुछ ऐसा। -1 के पावर n इंटू n लग रहा है। अच्छा, ओ ये है एक्चुअली, मैं समझा। ये ना कुछ ऐसा है, 4 की पावर -1 की पावर n इंटू में n, पावर में ही है, ऐसा कुछ है। और इंटू में फिर z की पावर 2n है शायद, n फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, ऐसा कुछ लग रहा है। पावर में ही है ना। तो लिखने में इसने गलती किया मुझे ऐसा लग रहा है, या बाहर n है। सर n बाहर लेके देखा तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस 2 आ रही है। अच्छा, बाहर मतलब क्या, इसके साथ ऐसा? यस सर, यस सर। चलो देखते हैं। तो होता क्या है कि z की पावर 2n है, तो पहले हमको लाना पड़ता है z की पावर n में इसको, ठीक है ना। तो ये कुछ ऐसा है समझो, इसको अगर तुम लिखोगे तो अभी कुछ ऐसा है, फॉर एग्जाम्पल an 8n नहीं, a2n z की पावर 2n, मतलब जो कोइफिशिएंट है वही यहाँ पे टर्म होगा, ठीक है ना। इंडेक्स सेम रहेगा, जो पावर में है वो यहाँ इंडेक्स में होगा। अगर z की पावर 3n होता तो यहाँ a3n लिखते, है ना, इस तरह से। तो ये कुछ ऐसा है अभी। तो इससे ये समझ आया कि a2n जो है ये है 4 की पावर -1 की पावर n इंटू n, और z को हटा दो ये। तो यहां से मुझे बताओ, तो ये तो a2n है। अगर मैं तुमसे इसी में पूछूं a2n + 1 या a2n - 1 किसके इक्वल रहा होगा इसमें, या किसके इक्वल है? ये किसके इक्वल है बताओ, a2n - 1? मतलब ये वाला कोएफिशिएंट क्यों नहीं है? z, यहाँ z की पावर ऑड पावर क्यों नहीं है यहाँ पे इस सीरीज में, इस पावर सीरीज में? मैं अगर तुमसे ये पूछूं कि z का कोएफिशिएंट क्या है इस पावर सीरीज में, अगर इसको एक्सपैंड करें तो z का कोएफिशिएंट क्या आएगा, z³ का कोएफिशिएंट क्या आएगा, z की पावर 5 का कोएफिशिएंट क्या आएगा, ये पूछ रहा हूँ। अरे कोई तो बताओ भाई, अगर कहीं लिखा हुआ है मान लो 1 + z की पावर z², z की पावर 4, z की पावर 6 फॉर एग्जाम्पल, तो मैं पूछ रहा हूँ यहाँ पे z क्यों नहीं है? मतलब z का कोएफिशिएंट क्या है, मैं ये उसका पूछना चाह रहा हूँ। कोफिशिएंट 0 होगा। हाँ ऑब्वियसली नहीं है, मतलब कोएफिशिएंट 0 है इसलिए नहीं है। इसका मतलब यहाँ है 0z है एक्चुअली, 0z³ है एक्चुअली। तो ये 0 है एक्चुअली, क्योंकि रोल तो पूरा है। अब मैं तुमसे पूछूंगा an क्या है ये बताओ। सो an में दो चीजें हैं कि n अगर ऑड है, n अगर ऑड है तो ये 0 है an, क्योंकि मुझे तो an लिखना पड़ता है पहले रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालने से पहले। और इवन है n अगर, तो क्या होगा बताओ। तो n इवन है यहाँ पे, ठीक है ना, तो 2n है, तो ये इवन है, तो यहाँ मुझे क्या लिखना पड़ेगा, मैं an लिख रहा हूँ इवन n के लिए। तो आएगा 4 की पावर -n/2 और इनटू में n/2, ठीक। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पावर यहीं पे था, इसके साथ था, सो दैट ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है।
तो ये पावर -1 के साथ है, तो इसका मतलब है यहाँ पे n/2 है पावर में ही, ठीक है ना। 4 की पावर ये पूरा है, कब, जब n इवन है तो। और ठीक है, तो मुझे रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस चाहिए, तो यहां से हम क्या करेंगे, अब बताओ, हम an जब मुझे पता चल जाता है तो हम क्या करते हैं, 1/r, r इज द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, क्या होता है, मॉड an की पावर 1/n, तो ये क्या होगी, तो ऑड में तो कोई दिक्कत नहीं है, n जब ऑड है तो वैल्यू 0 है, n जब इवन है तो वैल्यू क्या होगी, इसकी पावर 1/n कर दो तो क्या होगा, ये 4 की पावर -n/2 इंटू n/2 इस पूरे की पावर 1/n, यही है। मॉड लगाने से क्या है, नेगेटिव तो है नहीं, नंबर पॉजिटिव ही है, तो पावर के ऊपर पावर है, ये पावर में था ना n/2, फिर से लिखता हूँ ठीक से ना, ये पावर में n/2 था, एक मिनट क्या लिख दिया मैंने, हाँ, 4 की पावर -1 की पावर n/2 और इंटू में पावर में ही n/2 है, और इस पूरे की पावर 1/n है, तो पावर के ऊपर पावर हो तो पावर पावर क्या होता है जी, मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई। तो इसको थोड़ा रिड्यूस करो, अभी लिमिट लगाना बाकी है, हालांकि यहाँ लगाना है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ लगाना है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, तो यहाँ पे लगाना है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक, क्या होगा, तो ये तो 0, इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, ऑड में। इवन में क्या होगा, पावर पावर मल्टीप्लाई करिए, n और n गायब हो जाएगा, तो अब है ये 4 की पावर -1 की पावर n/2 इंटू 1/2, तो 1/2, 4 की पावर 1/2 कितना होता है, रूट, मतलब 4 की पावर 1/2 मतलब √2, पावर को पावर कर सकते हो, तो इस चीज़ को मैं रिड्यूस करके ऐसा भी लिख सकता हूँ, ये n खत्म हो गया, और √4 ना 2 है, तो इस हाफ को हटा देता हूँ, तो अब ये तुम्हारे पास 2 है, 2 क्यों है, ये n गायब हुआ, हाफ 4 का रूट कर दिया है ना, 4 की पावर 1/2 फिर पूरे की पावर -1 की पावर n/2, अभी ये है कब, जब n इवन है। अब इवन में भी दो कैटेगरी है, कैटेगरी इन द सेंस 2, जैसे यहाँ n को मैं 2 रखता हूँ तो ये क्या बनेगी, 2 की पावर -1 उसकी पावर 2/2 1, तो ये 1/2 बनेगी, ठीक। और जब मैं n को 4 रखता हूँ तो क्या बनेगी, -1 की पावर 4/2 मतलब -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर 1, तो 2 की पावर 1 2 आएगी, तो क्या मतलब इवन में ना, जैसे 2 रखेंगे तो 1/2 आया, 4 रखा तो 2 आया, 6 रखेंगे 1/2 आएगी, 8 रखेंगे 2 आएगी, तो 2 1/2 2 1/2 चलती रहेगी। तो फर्दर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इसके पास ना 3 सब्सिक्वेंस है, क्या क्या है, एक 1/2 है, एक 2 है, और एक 0 है, या बेटर इस ऑर्डर में लिख देता हूँ, 2 है, 1/2 है, 0 है। 2 कब है, जब n को तुम इस तरह का नंबर रखोगे, कौन सा वाला, 2 कब आ रहा था, 4 पे, हाँ 4 4 8 8 12 12 इस तरह के नंबर्स, जब इस तरह का नंबर रखोगे 2 6 10 इस तरह का नंबर, और ये तब है जब 1 3 5 7 9 डॉट 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 करोगे, ठीक। तो अब के लिए है क्या, n बहुत लार्ज है, तो यहां मैं बहुत लार्ज नंबर लूंगा तब भी 2 ही आना है, इधर का बहुत लार्ज नंबर लूंगा तो 1/2 आना है, इधर का लार्ज नंबर लूंगा 0 आना है। और आप लोगों को याद हो, ये लिमिट होता है, लिमिट सुपीरियर होता है एक्चुअली, ये जो 1/r के डेफिनेशन में या थ्योरम में जो लिमिट हो, लिमिट सुपीरियर है। तो अब मुझे बताओ, इन तीनों नंबर में विच वन इज द लिमिट सुपीरियर, इस सीक्वेंस का लिमिट, 3 सब सीक्वेंस है ना, एक 2 पे जाएगी, एक 1/2 पे जाएगी, एक 0 पे जाएगी, तो इन तीनों में लिमिट सुपीरियर की वैल्यू क्या आएगी, 2 है ना, 2 जो लार्जेस्ट वन है 2, सो दिस इज 2, तो 1/r इज 2, सो r इज 1/2 इज द आंसर। तो यहाँ एक्चुअल क्वेश्चन क्या था, एक्चुअल क्वेश्चन था 4 की पावर -1 और इनटू में ही n है, तो बेटर या तो ऐसा लिखे, है ना, कि सीरीज ऐसा लिखता 4 की पावर n इंटू -1 की पावर n, तो मुझे लगता है ज़्यादा ठीक रहता, है ना, ये क्वेश्चन बनाया गया होता तो ठीक रहता। मतलब इस तरह से लिखते, वहां पे ना थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया है लिखने में, है ना, देखो लिखा तो है अपने तरीके से, तो कि है ना, यहाँ n लिखा, लेकिन ऐसा लग रहा है n क्या है, तो बेटर n पहले लिख दो,
तो कन्फ्यूज़न नहीं होगा, इस तरह से लिख दो, ये टर्म है एक्चुअली। सो आंसर क्या निकाला है इसने, वही निकाला है आंसर, 1/2 सही निकाल दिया। ओके लेकिन इसने लिखा गलत है, ऑड इवन करके कह रहा है ऑड का हाफ, इवन का 2। अच्छा तो इसमें जो होगा, ठीक है। तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो 15 के बाद जो क्वेश्चन है 21। सो 21 में क्या है? सर इसमें ये पूछना है कि जो x का सपोर्ट है उसमें m आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि m कहीं भी बोला नहीं है कि क्या है। जैसा क्या सोल्यूशन नहीं दिया इसका, ना आंसर ना सोल्यूशन, तो वैसे ही बिना सोल्यूशन का है ये। अच्छा ये रीड नहीं कर पा रहा है, यहाँ पे है फॉर ईच फिक्स्ड लैम्बडा मोर देन 0 let x be the Poisson distribution, random variable with parameter lambda itself is a random variable following gamma distribution when n is fixed constant, find the pmf और pdf of random variable x। एक्चुअली ये कह रहा है कि x है पॉइसन लैम्बडा और लैम्बडा भी रैंडम वेरिएबल है। तो इस तरह क्वेश्चन जैम में नहीं आएगा, ये बेजियन एस्टिमेटर का क्वेश्चन हो गया। ये x का है ना, प्रायर दे रखा है, पोस्टेरियर पूछ रहा है कुछ ऐसा ना। x का प्रायर डिस्ट्रीब्यूशन है, लैम्बडा ये दे रखा है। अच्छा लैम्बडा का यहाँ पर क्या है, प्रायर डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, और हमें किसका पूछ रहा है, पीएमएफ ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स, तो दे ही रखा है। ये क्वेश्चन ना आउट ऑफ सिलेबस इसको जैसा लग रहा है, क्योंकि ये कहना क्या चाह रहा है सर कंपाउंड डिस्ट्रीब्यूशन है ना ये तो। इस तरह से। एक मिनट रुक जाओ, कंपाउंड में क्या है, यहाँ बोला है एक्स पॉइसन लैम्बडा है और लैम्बडा एक रैंडम वेरिएबल है, तो पीडीएफ एन एक पॉजिटिव फिक्स कांस्टेंट है ना। सो ये क्या कहना चाह रहा है, ठीक है यहाँ पे क्या है, ये गामा है, मतलब ना गामा ही तो दिख रहा है ये गामा में। ई की पावर माइनस लैम्बडा तो 1 है, बीटा की जगह 1 है ना, गामा अल्फा, बीटा की पावर अल्फा, हाँ अल्फा की पावर n-1। लेकिन एक्स की पावर n-, यहाँ क्या लैम्बडा की पावर n-, ने क्या कर रखा है, ई की पावर माइनस लैम्बडा। तो मान लो कंपाउंड ही जैसे है, तुम क्या करना चाह रहे हो कंपाउंड, फिर एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा, कैसे निकालेंगे? सर नेगेटिव बाइनोमियल आएगा एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन। कैसे, इसमें क्या सर इसका करेंगे? प्रूफ देखा था मैंने एफएमएस में। अच्छा तो इसमें जो है ना, इस तरह क्वेश्चन जैम में नहीं आए हैं, ठीक है ना। सर जो x का पीडीएफ है हाँ उसको मल्टीप्लाई कर दिया उससे गामा के पीडीएफ हाँ से। हाँ मैं समझ गया, वही प्रायर पोस्टीरियर वाला अप्रोच है। तो ये जैम में नहीं आएगा, ठीक है ना, जैम के सिलेबस में ये नहीं है, तो इसको तुम छोड़ सकते हो। इस तरह क्वेश्चन आए भी नहीं है और आएगा भी नहीं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं बेजियन टाइप का उसमें इस तरह के अप्रोच यूज होते हैं कि वहाँ पे लाइक्लीहुड फंक्शन इनटू प्रायर बराबर पोस्टीरियर, इस तरह से होता है। तो यहाँ सिंगल रैंडम वेरिएबल है तो पीडीएफ ही प्रायर मतलब वो लाइक्लीहुड फंक्शन है, तो उसने बस मल्टीप्लाई कर दिया होगा। हाँ तो मल्टीप्लाई कर दोगे
तो उससे तुम्हारा कुछ निकल के आ जाएगा, है ना। तो ये जैम में इस तरह क्वेश्चन नहीं आएगा, सो छोड़ दो, है ना। बाकी देखने के लिए प्रूफ देख सकते हो, बता रही गुप्ता कपूर में है, तुम जाओ तो ग्रुप में ना फोटो भेज दो, बाकी लोग चाहे देख लेंगे, बट ये जैम में आया नहीं और आएगा नहीं, ठीक है ना। तो इसका बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है मुझे, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। सर बेसिस ऑफ एस्टिमेटर है तो क्या? क्वेश्चन 24 में दिया है बेसिस ऑफ एस्टिमेटर। कहाँ दिया है 24 में, नहीं समझे। बायस क्वेश्चन आना होगा वो। हैं? बायस है। सर वो बायस से तो रिलेटेड बायस तो अलग है, बायस क्वेश्चन तो है वो। ठीक है, बायस तो वो तो हो गया, बायस और मीन स्क्वायर एरर और वेरिएंस रिलेटेड था, वो अलग है ना। बायस तो हमने डिफाइन किया था ना, बायस तो उसका एस्टिमेटर में है। बायस तो इजी है। बायस क्या है? ये तो सिंपल, बायस तो अलग चीज है, ये तो उसमें आ गया, इन्फ्रेंस में आ गया, वो तो वहां पे डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन जैसे है। वहाँ बेसिस लिखा था तो मैं नहीं नहीं, बेसिस नहीं होगा, चेक करके देखो ठीक से। बायस ऑफ एन एस्टिमेट है ना, बायस निकालना, बायस ऑफ एस्टिमेट। बेजियन अलग टॉपिक है ना, बेजियन में बेस थ्योरम यूज होता है एस्टिमेटर निकालने के लिए, वो आगे उसमें पोस्टीरियर मीन इस तरह के टर्म्स आते हैं ना। दूसरे क्वेश्चन जहाँ में आए नहीं है, आएंगे भी नहीं उस तरह से पोस्टीरियर प्रायल वाले क्वेश्चंस। 32 क्या है, नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट में 32 में है सर इसमें बस सेकंड स्टेटमेंट वेरीफाई कर दीजिए। साइन एन एन की पावर रूट टू ई की पावर माइनस एन स्क्वायर। तो उसको नीचे लाओगे, माइनस हटाओगे तो 1 अपॉन ई की पावर एन स्क्वायर। और ये तो वो है ना, क्या है इसको बोलेंगे, ज्योमेट्रिक है, तो वो तो मुझे लगता है उससे आ जाएगा। किससे? कंपैरिजन टेस्ट। साइन एन लेस देन इक्वल टू 1 होता है तो ये कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है, ये चेक करना है ना। अच्छा चेक करो भाई। तो यहाँ से सॉरी मैं कहाँ पहुँच गया, बायस तो पहले लिख रहा था। यहाँ हमें चाहिए सेकेंड स्टेटमेंट। तो साइन एन एन की पावर रूट टू 1 अपॉन ई की पावर एन स्क्वायर, कुछ ऐसा है। तो अगर जैसे हम सिर्फ इसकी बात करें विदाउट सीरीज तो क्या होगा कि ये लेस देन इक्वल टू 1 अपॉन एन की पावर रूट टू ई की पावर एन स्क्वायर। क्या लगता है ये कन्वर्जेंट है कि नहीं? है सर। ये जो n है मोर देन 1 है, मोर देन इक्वल टू 1, लेस देन इक्वल टू 1 ये होगा। तो इवन n की पावर रूट टू लोगे तो भी मोर देन 1 आएगा, रूट टू तो 1 से ज़्यादा नंबर है ना, तो ज़्यादा ही आएगा। n की पावर रूट टू भी लेस देन 1 है। तो इसको फर्दर अगर मैं उससे लिखूँ तो कन्वर्जेंट तो होगा ही, क्योंकि ये भी लेस देन इक्वल टू 1 बाई ई की पावर एन स्क्वायर कर सकते हैं। अब ये कन्वर्जेंट होगा, एन स्क्वायर है ना। इसका सम कितना आएगा ये तो निकाला जा सकता है इजीली, मतलब और मैं अगर ये बात करूं इसको फर्दर भी, और मैं वो कर सकता हूँ कि एन स्क्वायर मोर देन इक्वल टू एन होता है तो 1 बाई एन, अच्छा ई की सर पावर यहाँ पे ई की सीरीज ओपन कर दे नीचे, क्या ओपन कर देंगे? ई की जो सीरीज होती है उसको ओपन कर दें। हाँ कर दीजिए, कोई बात नहीं, तो आ जाएगा उससे भी ना। कन्वर्जेंट आएगा, कहने का मतलब ये है, देखिए ई यस सर, की पावर एन स्क्वायर ई की पावर एन, तो मैं फर्दर अगर लिखूं तो ये 1 बाई ई की पावर एन है, और समेसन ई की पावर एन एन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। ये कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है? ज्योमेट्रिक है ना, ये ज्योमेट्रिक सीरीज है, ये तो ज्योमेट्रिक सीरीज है, ये कन्वर्जेंट है। सो दिस इज कन्वर्जेंट बाई ज्योमेट्रिक सीरीज, क्योंकि 1 बाई ई है, 1 बाई ई का मॉड लेस देन 1 थ्योरम था ना कि सीरीज आर की पावर एन इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ मॉड आर इज लेस देन 1, ज्योमेट्रिक सीरीज टेस्ट। तो वो
आर यहाँ 1/e है, 1/e लेस देन 1 है, तो इसलिए ये कन्वर्जेंट है। और अगर लार्जर सीक्वेंस से करस्पॉन्डिंग सीरीज कन्वर्जेंट है तो स्मॉलर सीक्वेंस से करस्पॉन्डिंग सीरीज भी कन्वर्जेंट होगी बाई कंपैरिजन टेस्ट। तो ये सेकेंड कन्वर्जेंट होगा एक्चुअली। देखो बाकी लोग चेक करके बताओ, कुछ क्वेरी पूछो बताओ। ठीक है देख लो। सर इसको ऐसे बोल सकते हैं कि e टू द पावर n स्क्वायर डोमिनेटिंग है, तो उससे भी कन्वर्जेंट बोल सकते हैं। हाँ हाँ, क्या 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 डोमिनेटिंग है, हाँ। एक मिनट रुक जाओ, ये क्या लिखा है? तो क्या बोल रहे थे हर्षित, बताओ फिर से, सुना नहीं। हाँ बोले थे जैसे साइन n तो हाँ -1 के 1 के बीच में वैल्यू रहेगा, हाँ और e टू द पावर n स्क्वायर हाँ हमेशा मतलब डोमिनेटिंग ही रहेगा। तो हाँ हाँ, दो सीरीज अगर कन्वर्जेंट है अलग अलग तो उसका प्रोडक्ट जो होगा वो कन्वर्जेंट ही आएगा, पॉजिटिव टर्म की सीरीज है तो ऐसा होगा। देख लो, अगर मैं ऐसा सोचूं कि सीरीज ए एन एंड सीरीज बी एन आर कन्वर्जेंट, जहां ए एन नॉन नेगेटिव है, तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि ए एन इंटू बी एन इज ऑल्सो कन्वर्जेंट? आई थिंक ये थ्योरम है, देखो। हाँ यस। ये आ जाएगा उससे लिमिट कॉम्पेरिजन टेस्ट, हाँ उस तरीके से कुछ आ जाएगा, लिमिट कॉम्पेरिजन टेस्ट टाइप से। ठीक है ना, क्योंकि बी एन एन की लिमिट 0 होगी तो उससे आ जाएगा। एनीवे तो सर इसमें एक चीज और पूछनी है। हाँ सर जैसे इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं, ओनली वन ट्रू, सेकंड इज ट्रू बट वन इज फॉल्स, एंड थर्ड है फर्स्ट इज फॉल्स बट सेकंड इज फॉल्स। सर हाँ, इसमें मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कि मतलब सी तो ठीक है ट्रू है, बट ए को फिर ट्रू बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? क्यों ओनली वन इज ट्रू मतलब सिर्फ एक, इसका ओनली वन, ए और सी एक ही बात कह रहा है, दो अलग अलग तरीके से। ओनली वन का क्या मतलब होता है? इस तरह के एग्जाम में भी स्टैंडर्ड अच्छा लैंग्वेज है ये, तो एग्जाम में भी इस तरह का लैंग्वेज यूज हुए हैं। ओनली वन इज ट्रू, ओनली टू इज ट्रू, बोथ आर ट्रू, नॉन ऑफ देम आर ट्रू, तो एग्जाम में भी यूज होता है। ओनली वन का क्या मतलब है कि वन सही है बाकी गलत है, ओनली, है ना। ये तो बिल्कुल अपना इंग्लिश लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग है। डाइवर्जेंट ना, एक मिनट एक मिनट, तो इसमें डाउट क्या है? हमने निकाला कन्वर्जेंट है ना, तो इसमें डाउट क्या है इस क्वेश्चन में? इसने पूछा है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, तो हमने अब ये डिसाइड किया कि वन जो है वो ट्रू स्टेटमेंट है और सेकंड जो है फॉल्स स्टेटमेंट है, इज इट? तो ऑप्शन भी तो यही कह रहा है, सही है। हाँ क्वेश्चन सही है, ऑप्शन भी सही है।
ओके जी, अगले क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सही है, ठीक है ना। नेक्स्ट जो है 32 के बाद 33, इसमें क्या है? सपोज देयर एग्जिस्ट अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स P सच दैट P इनवर्स AP इज B, है ना। कि मान लो एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स P एग्जिस्ट करती है इस तरीके से कि P इनवर्स AP B के इक्वल है ना। ये पता है ये किसका डेफिनेशन है? ये सिमिलर मैट्रिक्स का डेफिनेशन, जो वर्ड यूज किया ना, इसको बोलते हैं A and B आर सिमिलर मैट्रिक्स, है ना। ये A and B आर सिमिलर मैट्रिक्स इफ एंड ओनली देयर एग्जिस्ट अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स P सच दैट P इनवर्स AP इज B, ठीक है। तो आपको पूछ क्या रहा है? तो देखो ये थ्योरम है एक्चुअली, क्योंकि ये सब स्टेटमेंट याद रहेगा तो ये है सिमिलर मैट्रिक्स का डेफिनेशन, ठीक है। सिमिलर मैट्रिक्स की ऐसा हो P इनवर्स AP इज इक्वल टू B हो जाए, है ना, जहां P का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तो उसको बोलेंगे सिमिलर है। और टू मैट्रिक्स अगर सिमिलर है तो, है ना, मतलब सिंपल, जैसे एक लाइन तुम गूगल पर टाइप कर लो कि प्रॉपर्टीज ऑफ सिमिलर मैट्रिक्स, तुम्हें बहुत सारी प्रॉपर्टीज दिख जाएगा, गूगल पर जस्ट टाइप करके एंटर कर दो, तुम्हें इतने सारे आंसर्स मिल जाएंगे, है ना। और ऐसा नहीं एक ही इतने सारे रिजल्ट्स आते हैं, तुम दो चार खोलोगे तुम्हें पता चल जाएगा अच्छा ये सब है। तो सिंपल ही है कि A and B की आइगन वैल्यू सेम होगी, A and B हैव सेम आइगन वेक्टर। तो क्या करना है इसमें? ट्रू चूज करना है। रैंक A इज इक्वल टू रैंक B, रैंक A इज ट्रेस विद D तो गलत है। A B हैव सेम आइगन वेक्टर, ये क्यों गलत है B ऑप्शन? आइगन वैल्यू जब सेम है तो आइगन वेक्टर सेम क्यों नहीं होगा, है ना, क्योंकि आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग तो आइगन वेक्टर मिलता है, जैसे हम लिखते हैं ना। मैट्रिक्स तो डिफरेंट हो सकता है ना? हाँ हाँ, मैट्रिक्स डिफरेंट होंगे, हम कहाँ कह रहे हैं मैट्रिक्स इक्वल है? सिमिलर मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स पर ही बोल रहे हैं। तो ये प्रॉपर्टीज मैं तुम्हें कह रहा हूँ, प्रॉपर्टीज ऑफ सिमिलर मैट्रिक्स देखो कि टू मैट्रिक्स सिमिलर है तो उसका डिटर्मिनेंट इक्वल होगा, ट्रेस इक्वल होगा, आइगन वैल्यू इक्वल होंगी, आइगन वेक्टर इक्वल होगा, है ना, सारी चीजें इक्वल होंगी, करेक्ट, है ना। मैट्रिक्स डिफरेंट होंगे, ये बिल्कुल वैसा ही हो गया कि जैसे डिफरेंट रैंडम वेरिएबल आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, उस टाइप की चीजें हो गई। तो आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड जरूरी नहीं कि इक्वल है, तो वैसे ही सिमिलर मैट्रिक्स डजंट मीन कि दे आर इक्वल, सिमिलर अलग चीज है, इक्वल अलग चीज है, ठीक है ना। प्रॉपर्टी है तो इसमें ABC सही है, चेक करो। ठीक है, तो मैं क्या यहाँ पे क्या होगा चेक कर लो, प्रॉपर्टीज ऑफ, भाई सिंपल कह रहा हूँ, गूगल चैट जीपीटी कहीं पर टाइप करो ना प्रॉपर्टीज ऑफ सिमिलर मैट्रिक्स, तो इतने सारे तुम्हारे पास ऑप्शन, ये सारे ऑप्शंस आ जाएंगे जो यहाँ तुम्हें दिख रहा है, इस तरह से हैं। लेकिन गूगल करोगे कुछ और है ना। ये सब चीजें हैं। एनीवे सो ठीक है ना, यहाँ पे ABC मेरे हिसाब से सही होना चाहिए, बाकी तुम देख लो, है ना, ये थ्योरम सर सब है। नेट में तो बोल रहा है अगर x है आइगन वेक्टर A का, हाँ मतलब B का, तो A का होगा P इंटू एक्स, मतलब सेम नहीं होगा क्या? मतलब B का अगर x है तो A का PX होगा, यहाँ पे जो P दिया है ना, P इनवर्स AP। नहीं नहीं नहीं, क्यों ऐसा होगा? उससे कोई दिक्कत नहीं है। मैं जब सर ये अगर कह रहा लिखा हूँ कि होता A and B हैव सेम आइगन वैल्यू, तो आइगन वेक्टर डिफरेंट क्यों होगा? अगर लैम्बडा आइगन वैल्यू है A का, तो डेफिनेशन क्या होता है आइगन वैल्यू, वेक्टर आइगन वैल्यू का? AV इज इक्वल टू लैम्बडा V, और जब लैम्बडा B की भी आइगन वैल्यू है तो BV इज इक्वल टू लैम्बडा VV आएगी, उसमें क्या दिक्कत है? सर लेकिन V तो दोनों का अलग हो सकता है ना, मैं वो कह रहा हूँ। अलग हो सकता है, बताओ एग्जाम, अरे भाई तो इनफिनाइट, अगर V अलग हो गया, अच्छा अगर नहीं ठीक है, आप बोल रहे हैं तो ठीक होगा। नहीं तुम्हें चेक करना पड़ेगा, मैं ये बोल रहा हूँ, कहने का मतलब ये है डिफरेंट हो सकता है। मैं सब देख एक्चुअली क्या है ना, V अगर आइगन वेक्टर है A का, तो एनी मल्टीपल ऑफ V विल बी आइगन वेक्टर ऑफ V, ये है एक थ्योरम, सिंपल है कि V अगर आइगन वेक्टर है A का
तो उसका कोई भी मल्टीपल आइगन वेक्टर होगा। तो वैसे तो डिफरेंट मिल जाएंगे, क्योंकि एक आइगन वेक्टर मिलने का मतलब है कि इनफाइनटली मेनी आइगन वेक्टर्स होगा। लिनियरली इंडिपेंडेंट एक ही होगा या जितना मल्टीप्लिसिटी है उसके अकॉर्डिंग होगा, लेकिन वैसे तो कोई भी मल्टीपल हो सकता है। चेक करो, बाकी लोग बताओ, कोई कुछ पूछ रहा था, बोला। चेक करना पड़ेगा, नहीं कुछ काउंटर एग्जाम्पल बताओ इसका। सर अगर इसमें लिखा होता ए एंड बी नेसेसरीली हैव सेम आइगन वेक्टर्स, तभी ये फोर्स हो सकता था ना। देखो मैं अलग अलग बना सकते हैं, वैसे तो मैं कह रहा हूँ कि आइगन वेक्टर अलग अलग बनाए जा सकते हैं। मेरा क्वेश्चन ये है कि लैम्डा अगर आइगन वैल्यू है ए की, तो इसका क्या मतलब है, ए भी इज इक्वल टू लैम्डा भी, और बी भी इज इक्वल टू लैम्डा भी हो सकता है। लेकिन दूसरा भी मिल जाएगा, ये मतलब मिल तो दूसरा भी जाएगा। V1 अगर यहाँ पे है तो चलो दो मैट्रिक्स बनाते हैं, एक काम करते हैं, एक सिमिलर मैट्रिक्स बनाओ। मतलब काउंटर एग्जाम्पल ढूंढना पड़ेगा इसका, अगर ऐसा नहीं है तो देखना पड़ेगा इसका। तो ए भी इज लैम्डा भी है ना, आइगन वैल्यू सेम होता है तो श्योर है, मतलब क्योंकि थ्योरम ही है। आइगन वेक्टर का ऐसे मतलब स्टेटमेंट कहीं देखा नहीं डायरेक्टली, बट मुझे लगता है आइगन वैल्यू अगर दो मैट्रिक्स की सेम है तो आइगन वेक्टर डिफरेंट हो सकती है। मतलब इन व्हाट सेंस, जैसे कहने का मतलब ये है कि ए वी वन इज इक्वल टू लैम्डा वी वन, और यहाँ होगा बी वी टू इज इक्वल टू लैम्डा वी टू, जहाँ वी वन इज डिफरेंट दैन वी टू। तो वैसा सर यहाँ एक एग्जांपल दिया है, जैसे मिल तो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन ये है, बताओ देखते हैं ट्राई करके। मे बी सर शायद ये दिया 0110। ए हाँ, हम्म एंड बी दिया है -1001। पर ये सिमिलर है, कैसे डिसाइड करेंगे, क्योंकि हम तो सिमिलर के टर्म्स में बात कर रहे हैं ना। तो सिमिलर डिसाइड करने के लिए क्या करते हैं, हाँ सर इसकी आइगन वैल्यू डिफरेंट है तो सिमिलर कैसे होगा? हाँ, है ना, क्योंकि देखो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, हम जब एग्जांपल लेते हैं तो फेवरेबल एग्जांपल लेना पड़ेगा हमें, कि सिमिलर मैट्रिक्स लेना पड़ेगा, मतलब इफ कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला एग्जांपल लेना पड़ेगा। तो जैसे इसकी आइगन वैल्यू क्या आई, भले बताओ इसकी आइगन वैल्यू क्या आई। यहाँ तो मुझे लग रहा है कॉम्प्लेक्स आएगा क्या, या वो आएगा +-1 शायद आएगा, है ना, देखो। और यहाँ भी +-1 है, सेम है आएगा, ठीक तो आइगन वैल्यू सेम है शायद, सेम है। सेम है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या ये सिमिलर है, तो कैसे डिसाइड करेंगे सिमिलर है कि नहीं है। हाउ विल यू डिसाइड टू मैट्रिसेस आर सिमिलर और नॉट। तो हमें एक पी ढूंढना पड़ेगा जहां पी इनवर्स ए पी बी के इक्वल हो जाए। तो क्या होगा ऐसा पी, तो इसको वैसे सॉल्व करना पड़ेगा तुम्हें, ए पी इज इक्वल टू बी पी बी, ये आ जाएगा ना। इससे सॉल्व करके पहले हमें पी निकालना पड़ेगा। सर यहाँ पी दिया है -1, बाकी तीनों 1 1, मतलब 1 1 1 1 1 ऐसा, हाँ दिया है सर। अच्छा फिर तो ठीक है। तो यहां से अगर हम करेंगे, और वेरीफाई कर लो, जस्ट वेरीफाई कर लो। सो पी इनवर्स क्या पी इनवर्स ए पी बी होगा, चेक करो, या पी इनवर्स बी पी, ये ठीक है, देख लो। मतलब वेरीफाई एक बार कर लें, एग्जाम्पल जो लेंगे ना तो वेरीफाई करेंगे। ऑनलाइन बहुत सारे रिसोर्सेज मिल जाएंगे, तुम चेक करो एक बारी। तो मतलब ये ए और सी तो मुझे बिल्कुल श्योर, ये थ्योरम का स्टेटमेंट है। ऐसे बी मैं ऐसा सोच रहा हूँ शायद होना चाहिए, बट जरूरी नहीं है, शायद इसीलिए गलत लगा रखा है इसने भी, या मैं चेक कर लेता हूँ क्योंकि मैं बी के बारे में शायद श्योर नहीं हूँ। ए सी तो ठीक है, बिकॉज ये थ्योरम है। मतलब ऐसे भी तुम करो, जस्ट तुम है ना बुक खोल लो या गूगल कर लो प्रॉपर्टीज ऑफ सिमिलर मैट्रिसेस, तो उससे पता चल जाएगा, वो देखना पड़ेगा शायद मुझे भी। तो देखो फिर भी अगर ये सेटिस्फाई कर रहा है तो बताओ इसकी आइगन फैक्टर क्या आ रहा है भाई, +-1 है। तो मान लो लैम्डा बराबर 1 के करस्पॉन्डिंग इसका आइगन फैक्टर क्या है, निकाला है देखो। आइगन वैल्यूज तो सेम है, +-1 +-1 है ना।
तो जैसे लैम्डा बराबर 1 है, यहाँ भी लैम्डा बराबर 1 है, तो हमें क्या दिखाना पड़ेगा कि जैसे V1 अगर इसकी आइगन वेक्टर है और V2 इसका आइगन वेक्टर है तो दोनों डिफरेंट है, मतलब V1 इसका आइगन वेक्टर है लेकिन इसका आइगन वेक्टर नहीं है, ऐसा दिखाना पड़ेगा, है ना। ओके सो शायद देखो तो कुछ बताओ ऐसा क्या करेंगे। ए भी इज इक्वल टू आइगन वेक्टर कैसे निकालते हैं, निकालो आइगन वेक्टर। सर 1 के कोरस्पॉन्डिंग ए का आ रहा है 1 1। 1 1 अच्छा ओके, इसका मतलब ठीक है 1 1 आ गया, और V2 का -1 1। -1 1। देख लेना बाकी लोग, तो क्या होना चाहिए सेटिस्फाई, AV1 इज इक्वल टू 1 टाइम V1 है ना, और AV2 इज इक्वल टू -1 टाइम V2। एंड इधर चलो इसको V3 बोल देता हूँ, V3 ये इसका कितना आ रहा है, और V4 या कुछ नया नाम दे दो, U1 U2 कर दो एग्जाम्पल के लिए। तो यहाँ मान लीजिए हम U1 ले लेते हैं और U2 ले लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या आ रहा है इस वाले में आइगन वेक्टर, इसका तो मुझे लग रहा है सिंपल है, या तो 0 1 1 0 हो जाएगा शायद, देखो होगा। ठीक है देख लो, यही आएगा आइगन वेक्टर बी का। ओके तो देखो इसका कोई भी मल्टीपल लेंगे तो वो आइगन वेक्टर होगा 1 के करस्पॉन्डिंग, इसका कोई मल्टीपल -1 के करस्पॉन्डिंग, ये 1 -1 का था ना। ऐसे ही यहाँ पे BU1 तो हो गया 1 इंटू U1 होगा, चेक कर लो बस, BU2 -1 इंटू U2 ऐसा होगा। कंफर्म हो जाओ क्योंकि मैंने गेस किया है, ऐसा नहीं कि मुझे, जस्ट चेक करो ये ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ऐसा हो रहा है तो मतलब सही है। तो इसका मतलब है कि ठीक है, जो ऑप्शन लिखा है उसने सही लिखा है, मैं गलत बोल रहा था शायद, है ना। क्योंकि इसने जो ऑप्शन बनाए हैं A एंड B हैव सेम आइगन वेक्टर, जरूरी नहीं है ऐसा, क्योंकि एक काउंटर एग्जांपल मिल गया ना। तो आइगन वैल्यू सेम है, रैंक सेम है, लेकिन जरूरी नहीं है कि आइगन वेक्टर सेम हो। ये हमारे पास एक काउंटर एग्जांपल है, क्योंकि ये वाला ना अगर मैं BU1 निकालता हूं तो आई थिंक ये इक्वल नहीं आएगा U1 के, है ना, चेक करो। और सिमिलरली मैं अगर ए सॉरी वो तो आ ही गया, ए का नहीं आएगा ना, मैं ये कहना चाह रहा हूँ U1 आइगन वेक्टर है बी का, तो U1 आइगन वेक्टर नहीं होगा ए का, तभी तो हम जस्टिफाई कर पाएंगे ऑप्शन को। और बी V1 इक्वल नहीं होगा V1 के, ये चेक कर लो। तो इसका मतलब है U1 सिर्फ B के आइगन वेक्टर है, U1 ए का आइगन वेक्टर नहीं है। अच्छा उसकी वजह ये है क्योंकि ए बी डिफरेंट मैट्रिक्स है ना, तो उसकी आइगन वैल्यू सेम है लेकिन मैट्रिक्स डिफरेंट है, इसलिए जरूरी नहीं वी डिफरेंट सेम हो, क्योंकि मैट्रिक्स डिफरेंट है ना, तो डिफरेंट भी उसको सेम पोजीशन पे ला रहा है। मतलब कहने मतलब कि ए V1 आ रहा है क्योंकि ए है यहाँ पे, अब जरूरी नहीं बी रखूंगा तो बी V1 ही होगा, दैट्स वाई। ओके ठीक है, तो आई थिंक तो इसका मतलब ये है कि इसमें सिर्फ बी जरूरी नहीं है ट्रू है, ठीक है। तो ये है ना, ये मैं गलत बता रहा था शुरू में, वह चेक कर लो, मतलब ये देख लो, मैं तो कह रहा हूँ आजकल इतने रिसोर्सेज है, जहाँ पे कंफ्यूजन हो जस्ट गूगल करो, या है ना इतने सारे बुक भी आ जाते हैं तो उससे पता चल जाएगा तुम्हें। कुछ कंफ्यूजन है इसमें, अभी फाइनल है तो ए सी सही है, रैंक और ट्रेस जरूरी नहीं इक्वल है ना, काउंटर एग्जाम्पल इसका भी मिल जाएगा। तो कोई ऑप्शन को एक भी काउंटर एग्जाम्पल एनफ है गलत कहने के लिए, ठीक है ना। सो बी इज फॉल्स बिकॉज वी हैव अ काउंटर एग्जाम्पल, ठीक है। बाकी सिमिलर मैट्रिक्स है तो उसका है ना ए बी का आइगन वैल्यू सेम होगा, है ना, रैंक सेम होगा, आगे है ना आई थिंक कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल सेम होगा, हाँ तो कभी तो आइगन वैल्यू सेम है। आइगन वेक्टर जरूरी नहीं सेम है क्योंकि दोनों मैट्रिक्स डिफरेंट हो सकता है, तो इन दैट केस ये हमारे पास काउंटर एग्जाम्पल है, ठीक है। थैंक यू। हाँ नेक्स्ट देखते हैं, तो ये कौन सा क्वेश्चन था 33। नेक्स्ट जो है 16 17 हुआ भाई। इसमें क्या डाउट है, ये तो जस्ट mn इज nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक, तुम्हें nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक का वो निकालना है, लेस देन इक्वल टू log2। तो ये क्या कर रखा है इसने सॉल्यूशन में, थीटा log2 की क्या जरूरत है, जरूरत है
ये सिंपल कह रखा है, mn जो है nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है, तो इसमें कहाँ डाउट है, इसमें सिंपल मुझे लग रहा है कि ये तो आसान क्वेश्चन है। मतलब मुझे अगर ऐसा बोला जाए, ये तो ऐसा है ना कि 16 में कि आपके पास एक रैंडम सीक्वेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल है एक्सपोनेंशियल, जैसे IID मान लो क्या था 1 था, तो लैम्बडा था ना, एक्सपोनेंशियल 1 है। ओके, अब अभी के लिए मान लो mn जो है तुम्हारा वो nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है, तो पूछ रहा है क्या प्रोबेबिलिटी है nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स लेस देन इक्वल टू 2 होगा, log 2 log 2। तो इसको बस सिंप्लीफाई करना है हमें। सो nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स मतलब क्या, मैक्सिमम, तो मैक्सिमम लेस देन log 2 से है, या आप ऐसा समझो कि ये nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक का CDF है ना। तो इसमें क्या होता है, इसको क्लैरिफाई करना चाहिए कि nth ऑर्डर है ना, क्योंकि सैंपल साइज n लेंगे तब जाके उस केस में ये ऐसा होगा ln2 की पावर n, ये थ्योरम होता है ना सैंपल साइज n के लिए। सर यहाँ 2n साइज का है, ये बीच 2n वाला माइनस लार्जेस्ट। 1 का है ना, यहाँ पे 2n माइनस 1 लिख रखा है, तो 2n माइनस 1 फिर तो निकालना मुश्किल। एक्चुअली इसका इंटेंशन वही है, ये बस ये बोलना चाह रहा है कि इन नंबर्स का मीडियन है, बाकी सैंपल साइज n करना पड़ेगा इसको, तो इसको अपडेट करना पड़ेगा क्वेश्चन को, ठीक है ना, क्योंकि जिस उसने सॉल्व भी किया ना उसी इंटेंशन से मुझे लगता है सॉल्व किया। देखते हैं रुको, तो यहाँ पे क्या है, इससे आंसर क्या आएगा, CDF क्या होता है एक्सपोनेंशियल 1 का, e की पावर 1 माइनस, minus e की पावर minus x है ना। तो अगर ये पुट करेंगे आप 1 माइनस ई की पावर माइनस log 2 एंड, ठीक है देखो n, लेकिन हमें क्या चाहिए था, क्वेश्चन क्या है, हमें चाहिए mn लेस देन log 2। किया क्या इसने यहाँ पे कि ये हाफ कैसे आ गया, अच्छा तो मुझे ये नहीं पता ना कि सैंपल साइज 2n माइनस 1 है, तो nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक का डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा, हम्म ये तो आपका आ जाएगा ना, जैसे अगर ऐसा लिखता मैं तो हाफ की पावर n आता, आएगा जी सर rth ऑर्डर का स्टैटिस्टिक का फॉर्मूला लगाएंगे तब आएगा। आ जाएगा, हाँ वो भी लगा सकते हैं। हाँ तो rth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का लगाओ, r की जगह n डालो, है ना, तो उससे सैंपल क्या लोगे उस केस में 2n माइनस 1, तो rth ऑर्डर स्टैटिस्टिक का वो लगा लो फिर। तो अभी के लिए ये समझना पड़ेगा कि मेरे पास सैंपल साइज जो था ये था ना 2n माइनस 1, 2n माइनस 1 है, और इसमें मुझे nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक का वो निकालना है, तो पहले rth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का लगाओ फॉर्मूला PDF, फिर उसका लेस देन इक्वल टू log 2, बड़ी लेंदी नहीं हो जाएगा इससे, तो करना तो पड़ेगा। तो इसने क्या किया, xn को पुट कर दिया है, अच्छा मीडियन मीडियन इक्वल पुट कर दिया है, एक्सपेक्टेशन ऑफ मीडियन नाउ बाय यूजिंग लार्ज सैंपल थ्योरी, दिस इज दिस, ये कैसे आया, तो मुझे तो समझ नहीं आ रहा ये सॉल्यूशन उसका क्या है, ये देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, क्योंकि बीच का तुम्हें CDF निकालना इतना मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि हम लोग जब rth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का PDF तो ठीक है, हम लोग PDF क्या लिखते थे rth ऑर्डर स्टैटिस्टिक का कि n फैक्टोरियल है ना अपॉन r फैक्टोरियल, क्या होता था, है ना, एक मिनट 1 r और n, तो यहाँ क्या लिखते थे r माइनस 1 फैक्टोरियल, यहाँ से होगा
n factorial upon r minus 1 factorial, then n minus r factorial, and then so on, वैसा CDF की पावर r minus 1। तो ये शायद लगा के देखो इससे क्या आएगा, लेकिन इससे लेंदी नहीं होगा, देखो सिंप्लीफाई करने के बाद पता चलेगा लेंदी होगा कि नहीं। तो यहाँ तक ठीक है। देखो तो अब क्या करेंगे, आप r की जगह n रखेंगे और सैंपल साइज n जहाँ था, जहाँ मैंने n लिख रखा है वहां मुझे लिखना पड़ेगा 2n-1, क्योंकि अगर ये आप सैंपल ले रहे हैं तो सैंपल साइज तो 2n-1 है, जो मैं n लिखता हूँ तो उसको हमें लिखना पड़ेगा 2n-1। और जहाँ जहाँ r लिखा हुआ है, तो अब जब जो हमारा क्वेश्चन एक्चुअली है, तो उस क्वेश्चन में n की जगह मुझे यूज करना है 2n-1 और इस फॉर्मूले में r की जगह यूज करना है n। ठीक है ना। तो ये अब करो, तो जो nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स हम ढूंढ रहे हैं उसमें n, इस फॉर्मूले में जहाँ जहाँ n है 2n-1 रखो, तो उससे शायद आ जाए, तो देखना पड़ेगा 2n-1 फैक्टोरियल, जहाँ जहाँ n है ये रखो और r की जगह n रखो। ठीक है, सर एन के टर्म में पीडीएफ बताऊं? n के टर्म में, हाँ सिंप्लीफाई करके। हाँ 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 अच्छा बाकी लोग देख लो एक बारी, मैच कर लेना फिर। सर, एन ई पावर माइनस एक्स, n, ई पावर माइनस एक्स, हाँ 1 माइनस, ब्रैकेट में 1 माइनस ई हाँ माइनस एक्स जी, पावर n-1। n-1। अच्छा हो गया, और भी है। नहीं 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 बाकी लोग देख लो, मैं क्या कह रहा हूँ कि ये जो फॉर्मूला हमने लिखा है ना, इसमें आपको क्या करना है, n की जगह आपको 2n-1 रखना है और r की जगह आपको n रखना है, क्योंकि अभी सैंपल साइज 2n-1 है और हमें rth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स लेस देन, सॉरी nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स लेस देन log 2 चाहिए। तो आप ये कीजिए, अगर ये है तो करो, फिर इससे आ जाना चाहिए। तो अब क्या करना है, हमें चाहिए इसका CDF, इसमें x क्या होगा, वही जो था 0। तो अभी आपको क्या चाहिए था अब, सो मेनली इंटीग्रेशन करना पड़ेगा फिर। तो हमें चाहिए था nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स लेस देन log 2, ऐसा क्वेश्चन है। तो इसका मतलब इस PDF को हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा, लेकिन आंसर n में नहीं आ जाएगा, n से फ्री कैसे करेंगे, 0 से log 2 ऐसे होगा। तो मैं क्या कह रहा हूं, यह n-1 था ना, और हमें क्या चाहिए था log 2, 0 से log 2। तो क्वेश्चन ये तो n के जो भी आएगा n के टर्म में नहीं आ जाएगा, 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स को आप t मान लो, तो यहाँ dt हो जाएगा, कुछ सिंप्लीफाई तो हो जाएगा, बट क्या आंसर n में नहीं आएगा देखो। लेकिन इसने आंसर तो n से फ्री कर रखा है ऑप्शन में, वैसे तो n के टर्म में आएगा, n कहाँ जाएगा, n को कैसे हटाओगे, ठीक है ना। तो इसका मतलब है, करो सिंप्लीफाई करो इसको, इसको t मान लो, तो ये दोनों मिलकर dt हो जाएगा, फिर उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन चेंज होगा। और क्या आंसर आ रहा, सब लोग इंटीग्रेट करके बताओ जिसको आता है इंटीग्रेट करना। 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स को t मानो, फिर है ना सिंप्लीफाई करो, क्या आएगा। बताओ भाई, सिंप्लीफाई करके बताओ। वन बाई टू पावर n।
कितना आया भाई फाइनल? आया किसी का आंसर? क्या बताया था? 1/2 पावर n। तो यहाँ से भी वही आया और यहाँ भी हम निकाल रहे थे वही आ रहा था जो मैं पहले किया था। सेम ही क्यों आ रहा है? वो जो कर रहे थे ना डायरेक्टली एन सैंपल ले कर रहे थे, ये जो हम निकाल रहे थे तो तो वन n भी माइ मल्टीप्लाई होगा ना, है। n मल्टीप्लाई में होगा ना उसी में जो है। एक मिनट ये एन था ना, तो यहाँ से क्या आएगा? इसमें क्या आया? एन टाइम आया। अच्छा यहाँ एन भी आया है। सर हाँ mn वहाँ मतलब मीडियन ऑफ nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है। ना ना ना, मीडियन ऑफ nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स देखो ध्यान से। सर एम मीडियन एन निकालेंगे तो मीडियन ऑफ nth मीडियन। ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स नहीं है, मीडियन ऑफ 2n-1 नंबर्स है। 2n-1 नंबर्स है तो उसका मीडियन क्या होता है? पहले ऑर्डर में अरेंज करोगे, मिडल वन सेलेक्ट करोगे। तो इन 2n-1 नंबर में 5 नंबर है, मीडियन कौन सा होगा? तीसरा वाला। तो वैसे ही 2n-1 नंबर्स हैं तो उसका मीडियन कौन सा होगा? nth नंबर जो होगा, मिडल वन इज अ मीडियन। तो वो लिख दिया है तुम्हें ऑलरेडी कि mn जो है वो nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स ही है, वो ये कहना चाह रहा है। ठीक है। ओके। हाँ ये लिखना मतलब क्वेश्चन का प्रेजेंटेशन खराब है, मतलब इसने ठीक से ना लिखा नहीं है। ऐसे क्वेश्चन लगता है जैसे ऑर्गेनाइज नहीं है, मतलब एक क्वेश्चन का स्टैंडर्ड लैंग्वेज होता है, तो ये ऐसे है ना, ठीक लैंग्वेज में लिखा नहीं है। क्वेश्चन ऐसे लिखा होना कि बच्चों को समझ आए, एटलीस्ट वो समझ आए ना इसने क्या एरो लगा दिया। क्वेश्चन में एरो थोड़ी लगता है इस तरह से कुछ भी लिख दिया है। क्या कह रहे हो भाई? चलो मान लो ये है, फिर उसे होगा क्या? तो क्वेश्चन है आंसर एन में आएगा ना, तो क्वेश्चन में गलतियां हैं, ठीक है ना, क्वेश्चन को ठीक करना पड़ेगा आंसर। तो इसको इग्नोर करना पड़ेगा, क्वेश्चन में मिस्टेक है, ठीक है ना, तो इसको ठीक करना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन में मिस्टेक है ना, इसको इग्नोर करो, ये क्वेश्चन ठीक से नहीं बनाया। नेक्स्ट पे आते हैं। तो ये इसको ठीक से अगर लिखते तो ऐसा लिख देता ना। क्या बनाने को पूछा है कि कोई समझ भी नहीं आ रहा पूछना क्या चाह रहा है। जैसे 16 कुछ ऐसा हो सकता था कि मान लो ऐसा है x1 x2 xn, ये IID एक्सपोनेंशियल 1 है ना। मान लो अभी के लिए mn is nth order statistics, then probability mn less than equal to log 2। ये अगर होता है तो इसका आंसर क्या आता है? इसका जो हमने निकाले थे हाफ की पावर n, ये आएगा ना, तो इस तरीके से।
17 में बताओ भाई क्या डाउट है, किसका डाउट था? एक्स वाई हैज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ओवर दिस रीजन, तो वाई गिवन एक्स क्या होगा? अच्छा, तो ये टू वेरिएबल है ना, एक्स वाई का यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है इस वाले रीजन में, तो इसको अगर हम ग्राफ बनाएं तो क्या होगा कि इसका ग्राफ बना लो, मॉड एक्स प्लस मॉड वाई लेस देन 1, तो इसका ग्राफ बनाओगे तो ये लाइन ये लाइन ये लाइन ये, हालांकि सिमेट्रिक आएगा, तो सिमेट्रिक मतलब एक जैसा दिखेगा चारों तरफ से ना, एक्स एंड वाई एक्सिस मिरर इमेज टाइप का होगा, इस तरह से ग्राफ आएगा। ठीक है, तो इसका अगर आप एरिया निकालेंगे कितना आता है, तो जो ज्वाइंट पीडीएफ होगा, ठीक है ना, इसका जो ज्वाइंट पीडीएफ 1 एंड इसका एरिया बताओ कोई, तो ये है 1 1 1 1, तो ये आई थिंक √2 हो जाएगा, है ना, पाइथागोरस लगा के √2 तो एरिया क्या होता है? अच्छा, वैसे भी एक ट्रायंगल का एरिया निकाले कर सकते थे ना, साइड स्क्वायर, तो 2 आएगा ना, 1/2, ओके, तो ये होगा, या ऐसे भी करते हैं यहाँ से ना, तो इसका क्या, हाफ इंटू बेस इंटू हाफ 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 2 हो जाता। ठीक है, तो ये आ गया, और यहाँ पे क्या है, यही चीज़ है कि मॉड एक्स प्लस मॉड वाई लेस देन 1। अब इसमें क्या डाउट है भाई, देखो पूछ रहा है वाई गिवन एक्स, अगर एक्स नोन है तो वाई का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, तो ये ज्वाइंट है, मार्जिनल निकाल लो, मतलब सिंपल प्रोसेस से जाओ, जैसे उसने कहा वाई गिवन एक्स, तो एक्स का मार्जिनल निकाल सकते हो, क्या होगा एक्स का मार्जिनल? क्या लिखा, यूनिफॉर्म माइनस ऑफ 1 माइनस मॉड एक्स, फिर 1 माइनस मॉड एक्स। अच्छा, मतलब एक तो प्रोसेस से हम जा सकते हैं, प्रोसेस जाने का मतलब ये है कि y गिवन x, तो y गिवन x है ना, सो f ऑफ एक्स वाई अपॉन एफ एक्स ऑफ एक्स, ये हो जाएगा। ठीक है, वैसा है, सो ये किस तरीके से जा सकते हो, देखो क्या आता है, पीडीएफ निकाल लो, इसको इंटीग्रेट कर लो, तो इंटीग्रेट जब करोगे तो हमें ज्वाइंट को इंटीग्रेट करना होता है y के रेस्पेक्ट में, तो y के रेस्पेक्ट में y के पैरेलल स्ट्रिप बनाओगे, तो एक बार लिमिट यहाँ से यहाँ तक, ये कौन सी लाइन है, ये लाइन है x प्लस वाई 1, ये कौन सी लाइन है, तो यहाँ x पॉजिटिव y नेगेटिव है, तो x माइनस 1, यहाँ क्या है x नेगेटिव y नेगेटिव, माइनस एक्स माइनस वाई इज 1, यहाँ x नेगेटिव y पॉजिटिव, ये है ऐसे, तो देख लो, तो इसमें जब हमारा जो x है 0 से 1 में होगा तो ये दो पार्ट में आएगा, जब x 0 से 1 में तो अलग आएगा, और x जब -1 से 0 में होगा तो अलग आएगा, तो मॉड के थ्रू इसको ठीक कर सकते हो, तो वैसे ही यहाँ डिवाइड करके अलग कर लो, मॉड के थ्रू ठीक कर लो। ठीक है भाई, समझ पा रहे हो क्या करना है, एक बार ये स्ट्रिप बनाने, यहाँ से यहाँ तक लिमिट लगाओ, y की वैल्यू निकालो यहाँ से यहाँ तक, एक बार यहाँ से यहाँ लो, करो सॉल्व, ये हिंट है, इससे सॉल्व करो, तो उससे आई थिंक ये आ जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है ना, जो है करके देखो, समझ आएगा, यहाँ से इंटीग्रेट करो फिर डिवाइड करो, उससे आ जाएगा, दो पार्ट में, यहाँ भी शायद ये भी दो पार्ट में आएगा, ठीक है ना, बट आ जाएगा, सॉल्व करके देखो। 36 में क्या है जी, तो x1 x2 xn रैंडम सैंपल है, नॉर्मल म्यू कॉमा 1 पॉपुलेशन में, तो वेयर म्यू इज अननोन। अच्छा, तो xn बार जो है
बताओ भाई किसका डाउट है ये 36? क्या डाउट है भाई इसमें, क्या समझ नहीं आ रहा? सर इस क्वेश्चन में ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी कैसे चेक करना? अच्छा, ऑप्शन ए, तो ऑप्शन ए में आप, इसने क्या कर रखा है, यहाँ 3 लिख रखा, वहाँ x बार लिख रखा है। अच्छा, तो ओपन कर लीजिए। तो जैसे सिंपल है ना, वो तो x1 x2 xn जो आपका है, ये IID नॉर्मल, वो m दिख रहा है, वो म्यू है एक्चुअली। तो जैसे आपको पूछ रहा है कोवेरिएंस बिटवीन x1 माइनस 3x2 प्लस 2x3 कॉमा x बार है, तो x बार तो आप जानते हैं 1/n, x1 से लेके xn तक। तो ये तो सिंपल कोवेरिएंस की प्रॉपर्टी है, 1/n बाहर आ जाएगा और आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा लो, तो अभी हो जाएगा कोवेरिएंस बिटवीन x1 माइनस 3x2 प्लस 2x3, फिर आपका x1 से लेके xn तक। अभी क्या है 1/n, अब यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाओ x1 का सबके साथ। तो चूंकि ये तो IID था ना, रैंडम सैंपल मतलब IID रैंडम वेरिएबल, तो x1 का x1 के साथ वेरिएंस आएगा, बाकी सब 0 हो जाएगा। वेरिएंस तो 1 है, तो कोवेरिएंस ऑफ x1 ईच टर्म के साथ लिखना होता है, लेकिन x1 का कोवेरिएंस x1 के साथ 1 आएगा, x1 का कोवेरिएंस बाकी टर्म के साथ 0 आएगा, तो लिखने की जरूरत नहीं है। ऐसे ये माइनस 3x2 है, तो अब क्या है, ये माइनस 3x2 का कोवेरिएंस सिर्फ x2 वाले टर्म के साथ आएगा, तो -3 तो बाहर आ जाएगा, x2 एंड x2 का कोवेरिएंस 1 हो जाएगा और बाकी टर्म के साथ 0 हो जाएगा। फिर ऐसे ही x3 का है तो +2, 2x3 का सिर्फ x3 के साथ कोवेरिएंस निकालेंगे, तो x3 का कोवेरिएंस 1 होगा और बाकी सब 0 हो जाएगा, आगे सारे टर्म 0 हो जाएंगे। तो ये देखिए कितना आता है सिंप्लीफाई होके, तो ये 3 - 3 0, ये आ गया। ठीक है, ये सिंपल है, मतलब सिंपल एक प्रॉपर्टी होता है ना, मान लो फॉर एग्जांपल u प्लस v लेट से, तो इसको डिस्ट्रीब्यूटिव वे में आप सॉल्व कर सकते हैं। ये थ्योरम है, xu xv yu एंड yv, ठीक है, इस तरह से। तो यही चीज़ है, वहाँ पे जनरल करो आप, सेम चीज़ है। IID है तो बाकी इंडिपेंडेंट है, कोवेरिएंस 0 हो जाएगा। सी में क्या, आप कौन सा डाउट था, कहाँ डाउट है, और 1 हो गया ना। सी में क्या है, MZT, सी पूछना है। जी, ए के बाद क्या डाउट था इसमें, हो गया ये खत्म। नेक्स्ट पे आते हैं। 7th क्या है भाई तुम्हारा, क्या डाउट है इसमें, बताओ भाई किसका डाउट है ये। सर इसमें जैसे एग्जाम्पल मैंने नॉर्मल का लिया 0,1 का, जी, तो उससे मतलब ए और बी तो मतलब सही आना चाहिए। लेकिन एग्जाम्पल से ट्रू होने का मतलब ट्रू थोड़ी है, एग्जाम्पल फॉल्स होने की गारंटी देगा, ट्रू होने की गारंटी थोड़ी देगा। करोड़ों एग्जाम्पल किसी स्टेटमेंट को सपोर्ट कर रहा है, डजेंट मीन कि इट इज करेक्ट, तभी फॉल्स हो सकता है। एक भी काउंटर एग्जाम्पल मिल गया तो फॉल्स हो जाएगा। तो तुम कैसे कह रहे हो, एक एग्जाम्पल लिया तुमने कहा ट्रू आ गया तो ट्रू हो गया, ऐसे कैसे बोल सकते हो। करोड़ों एग्जाम्पल ट्रू कहेगा तब भी जरूरी नहीं है ट्रू, तब भी फॉल्स हो सकता है वो। तो सर तो यहाँ पे मतलब कंफर्म कैसे होंगे? दिमाग लगाओ, कंफर्म कैसे होगा। सोचो, यहाँ से उसको ओपन करो, कोशिश करेंगे कंफर्म कैसे होगा। काउंटर एग्जाम्पल ढूंढ लो गलत करने के लिए। जैसे इसने कहा XYZ इंडिपेंडेंट है, हैविंग इंडिपेंडेंट है, और जिसका मीन 0 है, IID तो नहीं बोला ना, जस्ट इंडिपेंडेंट बोला है। अच्छा है ना, IID बोलता तो ठीक है, देखो इसने इंडिपेंडेंट बोला है बस, ठीक है ना, और तीनों का मीन 0 है, मीन सबका 0 है। तो मुझे ये बताओ, इसको ओपन करोगे तो वेरिएंस x प्लस वेरिएंस y प्लस वेरिएंस z इज इक्वल टू 3, यही ना, ऐसा है। यस सर। क्योंकि कोवेरिएंस 0 है, क्योंकि इंडिपेंडेंट है। वेरिएंस को खोलो, तो वेरिएंस को खोलो तो EX स्क्वायर, यहाँ से आएगा EY स्क्वायर प्लस EZ स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है, 3 है। अब तुम्हें लगता है कि 1 1 1 होगा तभी ये 3 होगा, ऐसा भी तो हो सकता है ये 1/2 हो, ये 3/2 हो, ये 1 हो, ऐसे हो के 3 हो जाए, ऐसा हो सकता है। हाँ यस सर। 3 नंबर का सम अगर 3 है तो जरूरी थोड़ी है कि 1 होगा। तो ए बी इसलिए गलत है क्योंकि मुझे ऐसा एग्जाम्पल मिल जाएगा जहां पे वेरिएंस XYZ का अलग अलग होगा, लेकिन सम होके 3 आ जाएगा।
है ना। एग्जाम्पल के लिए यहाँ 1/4 है, यहाँ 3/4 है ना, यहाँ 2 आ जाएगा, ऐसा कुछ मिल जाएगा एग्जाम्पल जहाँ मीन 0 वाला कंसीडर करना है। और ऐसा मुझे लगता है यूनिफॉर्म में ही हम बना सकते हैं। यूनिफॉर्म में ऐसा लो कि उस तरह का कुछ आ जाए, है ना। जैसे यूनिफॉर्म अगर मैं एग्जाम्पल के लिए जैसे हम लोग यूनिफॉर्म -1 1 लेंगे तो यहाँ वेरिएंस क्या आ जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग मतलब एडजस्ट कर लेंगे नंबर्स को, 1/3 है ना। तो नहीं, वेरिएंस मीन तो 0 है, वेरिएंस b माइनस ए होल स्क्वायर बाई 12 1/3, हाँ 1/3 हो जाएगा। तो उस तरीके से हम कुछ ऐसा बनाएंगे। अब मैं कहीं पे ऐसा ले लूंगा -2, 2, मतलब ऐसा हम 3 एग्जाम्पल ढूंढेंगे कि अलग अलग वेरिएंस हो लेकिन सम 3 आ जाए, ऐसा कोशिश करेंगे इस तरह से। ओके तो जरूरी नहीं है कि, है ना, इंडिविजुअली वो हो, लेकिन अगर इसको एक साथ ले आओ जैसे यहाँ EX² Y² Z², तो देखो, तो जैसे ये तीसरे पार्ट का ना, अभी जैसे ये है, अभी यहाँ तक ठीक है, इसने क्या किया है, होल स्क्वायर कैसे लगा दिया, तो देखते हैं आगे ना। तो आई थिंक इंडिपेंडेंट है तो कोवेरिएंस 0 है ना, हमें पता है ना XY के बीच का कोवेरिएंस 0 है। खोलोगे तो E ऑफ वो XY 0 है होल स्क्वायर में भी 2AB BC वो 0 ही हो जाएगा जी। तो ये तो हम लोग यहाँ पे प्रूफ लिख दिया हमने एक्चुअली ना, ये 3 रहेगा क्योंकि 2AB 2BC करेंगे तो यहाँ पे 2XY 2YZ आएगा, तो EXY तो 0 है, EX इंटू EY हो जाएगा, इंडिपेंडेंट है तो इसलिए ये दोनों सेम ही हो जाएगा। सही है, देख लो। तो हमने C ऑप्शन का प्रूफ लिख दिया। और ये D में क्या होता है, ऑल ऑफ द अबव आर ट्रू, ये ऑप्शन थोड़ी बनते हैं इस तरह से, ठीक है। तो ठीक है जी, तो ये है, से प्रूफ हो गया। 14 में क्या है, बताओ यहाँ पे क्या डाउट है। यहाँ पे सर वो इंटीग्रेशन में जो GIF ऑफ x बाई x स्क्वायर है हाँ उसका समेशन मतलब कैसे करते हैं? मतलब जैसे 1 से 2 में है तो 1 ले लेंगे वहां पे, लेकिन नीचे वाले को फिर तो मतलब इंटीग्रेट करना पड़ेगा ना हाँ तो x करो, स्क्वायर में। क्या दिक्कत है। अगर जीरो से 1 है, मेरा कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा है या फिर इसमें आंसर क्या मैच नहीं दिक्कत है भाई। मान लो 0 से 1 है तो x माइनस 0 अपॉन x² dx, अब जो भी आएगा इससे होगा, लेकिन 1 से स्टार्ट है। तो मान लो 1 से 2 है, तो अगर ये 1 से 2 है तो यहाँ 1 आ जाएगा, बाकी को चेंज नहीं करना है तुम्हें। तुम्हें दिक्कत क्या है, तुम्हें I10 निकालना है ना, तो I10 क्या होगा, 1 से 10, यही ना। तो इसको ब्रेक करो ना भाई, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, इस टर्म को इंटीग्रेट कर लो, और इस टर्म में क्या है, इसके अकॉर्डिंग चेंज करते रहना, बाकी तो सेम ही रहेगा, बस यहाँ बदलता रहेगा। फिर इंटीग्रेट जैसे करते हो वैसे करो, ये सिंपल कैलकुलेशन है, इसमें क्या ही है। मेरे कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा था। हाँ ठीक से करो, जैसे 1 से 2 में यहाँ 1 रख देना, 2 से 3 में यहाँ 2 रख देना, तो ऐसा करके ब्रेक करना पड़ेगा। ये है ना 1 से 2, 2 से 3, ऐसे कर करके इंटीग्रेट करो। हाँ जी 32 में हो गया, 32 तो पहले शायद डिस्कस कर लिया हमने, तो डिस्कस हो गया, 32 तो हो गया है। 39 सर ये वाला आपने उस दिन बताया था हम्म जैसे कि स्मॉलेस्ट इंटीजर हाँ लेने हाँ के हाँ लिए, हम्म। लेकिन यहाँ पे तो मतलब वो गलत हो गया है, स्मॉलेस्ट इंटीजर लिए हैं तो इसने गलत बनाया ना, यूनिफॉर्म 0 थीटा है ना ये, हाँ यूनिफॉर्म 0 थीटा नेचुरल नंबर। हमने ये कहा था कि अगर ऐसा हुआ, मान लो nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक ही इसका मिल, अगर ये नेचुरल नंबर नहीं हुआ, nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स ये नेचुरल नंबर नहीं है, तो पीछे तो हम जा नहीं सकते। मतलब ये 1.5 है जैसे एग्जांपल के लिए, तो हम पीछे तो ऐसा बोल नहीं सकते 1 इसका एमएल ही होगा, क्योंकि वो तो सपोर्ट का पार्ट होना चाहिए। हमने यहाँ ये देखा था उस दिन कि जो भी आता है सपोर्ट का रेंज ये है nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक से इन्फिनिटी तक, यही ना, ये था। तो हमें तो देखना है कि नेक्स्ट नंबर कौन सा है इसके आगे जिसपे मैक्सिमम वैल्यू, तो 2 उस केस में एमएल होगा, तो नेक्स्ट वाला नंबर होगा स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन। हाँ स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन होगा। सर अगर यूनिफॉर्म थीटा 0 हो तो x1 ml ही होगा, तो उसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर होएगा। जी जी जी, वैसे ही दिमाग लगाओ जैसे मैंने लगाए हैं, अब जितना मैंने समझा दिया वैसे ही आप अपना थोड़ा दिमाग इस्तेमाल करो ना। हाँ अरे भाई अपना लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग तुम्हारी क्या कहती है, वहां पे क्या आएगा, जो तुम कह रहे हो उस केस में शायद
ऐसा कुछ आएगा, ये फर्स्ट ऑर्डर या माइनस ऐसा कुछ आता है, क्या आता है एमिली? मिनिमम ऑर्डर मिनिमम तो नहीं, मुझे लग रहा माइनस मिनिमम, x1 माइनस ऑफ मिनिमम आएगा, मिनिमम आएगा। सर मिनिमम ही आएगा। क्या है सैंपल? यूनिफॉर्म थीटा 0। थीटा 0 है तो इसका लाइक्लीहुड फंक्शन क्या है? थीटा तो नेगेटिव है यहाँ पे। हाँ नेगेटिव मिनिमम वाला आएगा। तुम खुद ट्राई किए हो इसको, क्या आना चाहिए मतलब एमिली? और मतलब वो जो क्या कह रहे हो वहां पे, अगर इंटीजर नहीं हुआ, मान लो जैसे बोल रहे हो कि थीटा यहाँ पे इंटीजर है, लेट से नेगेटिव इंटीजर होगा तभी होगा ना, हाँ। तो सर क्वेश्चन ये अभी क्लिक हुआ तो ट्राई नहीं किया अभी। तो ट्राई करो ना, अपना दिमाग लगा के एक जस्टिफिकेशन निकालोगे क्या होना चाहिए। यहाँ एक्स थीटा लेस देन एक्स आई है, तो थीटा लेस देन मिनिमम ऑफ ऑल होगा। तो यहाँ पे थीटा का रेंज हो गया माइनस इन्फिनिटी से x1 तक। हाँ, अब तो यहाँ पे ये है, और इसका अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/x का डेरिवेटिव माइनस 1/x स्क्वायर। ठीक है, ये तो पॉजिटिव है ही, तो नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव है तो डिक्रीजिंग होगा इंक्रीजिंग होगा, इसका डेरिवेटिव क्या होगा एल थीटा का। यहाँ पे एल डैश थीटा निकालेंगे तो वो क्या होगा, एन माइनस 1/थीटा की पावर एन माइनस, ये पॉजिटिव नंबर है, और इसका डिफरेंशिएशन अच्छा 1/थीटा स्क्वायर आ जाएगा। ओके, तो ये तो पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग हो गया, तो वही तो कह रहा था मैं, इंक्रीजिंग है। अच्छा, क्वेश्चन ये है एमएलई क्या होगा। तो यहाँ से थीटा लेने एक्स है ना, ठीक है ना। तो ये नेगेटिव नंबर है एक्चुअली, इसीलिए तो नेगेटिव x1 तो नेगेटिव ही है, खुद ही नेगेटिव है। तो खुद ही नेगेटिव है तो यहाँ से इसका मतलब है कि ये जीरो इधर होगा ना, नेगेटिव नंबर है तो माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, ये खुद नेगेटिव है। अब बताओ, अब मान लो अगर ये x1 अगर नेचुरल नंबर नहीं है तो क्या होगा, इसके पीछे वाला नंबर लेना पड़ेगा, फिर ग्रेटेस्ट फंक्शन आएगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि थीटा अपने सपोर्ट में होगा, जो भी रेंज दे रखा है। तो यहाँ सपोर्ट माइनस इन्फिनिटी से वहां तक है तो पीछे वाला नंबर आएगा, वहाँ एक्सटेंस से इन्फिनिटी तक था तो आगे वाला नंबर जाएगा। तो सिंपल अपनी अंडरस्टैंडिंग यूज करनी है, उसमें क्या है। तो इसका आंसर जो होगा एक्चुअली ठीक है भाई। तो इसका क्या होगा, इसमें 39 में तो एक मिनट,
तो 39 के बाद क्या है 19, तो सर इसका सी ऑप्शन होगा। जी 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 ओके सर। स्मॉलेस्ट यूनिट फंक्शन होगा। हाँ स्मॉलेस्ट फंक्शन स्मॉलेस्ट इंटीजर मोर देन दैट, है ना, ये होता है स्मॉलेस्ट फंक्शन। ग्रेटेस्ट यूनिट फंक्शन क्या होता है लार्जेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू दैट, तो मोर देन इक्वल टू वहाँ पे होता है, ठीक है ना। 19 के बाद क्या था, ये हो गया ना। 39 के बाद जो है 19 ना, 19 में क्या है जी, तो x1 x2 xn रैंडम वेरिएबल है, जहाँ इस तरह से है रो आई को रिलेशन एक आई एक्स का है एंड वाई ए आई एक्स आई जेड बी आई एक्स आई है, तो फाइंड कोवेरियंस बिटवीन वाई जेड। तो सिंपल है, ये तो कैलकुलेशन जस्ट है ना। दो एक्स आई का मीन म्यू आई है, वेरियंस सिग्मा स्क्वायर है, एंड क्या डाउट है भाई इसमें, तो सिंपल कैलकुलेशन है ना। जैसे अभी मैं जस्ट एक छोटा सा एग्जांपल लेके बताया, तो जैसे a1 x1 और a2 x2 है लेट्स से, और वहाँ पे b1 x1 प्लस b2 x2 है, तो क्या ही करना, अभी तो मैंने फॉर्मूला बताया यहाँ पे, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करो, दिस फॉर्मूला, यही चीज़ यहाँ करना है। जिनको नहीं आ रहा उनके लिए बता रहा हूँ, जिसका डाउट है ये देखो, ये यूज़ करो, यही मैंने यहाँ भी यूज़ किया है, यही चीज़ यहाँ भी यूज़ किया है, यही यहाँ भी यूज़ करना है। तो इसको जैसे एक एक टर्म बाई टर्म ओपन कीजिए, आ जाएगा जो भी आएगा, इसके साथ इसको, इसके साथ इसको, इसके साथ इसको, इसके साथ इसको, बस वही जनरलाइज हो जाएगा बाद में। तो आप एन को फिक्स कर लो कुछ। सर ऑप्शन में कोरिलेशन दिया है ना। को रिलेशन, वहां पूछा क्या है कोवेरियंस, तो को रिलेशन और कोवेरियंस में क्या रिलेशन है, तो हमें सिग्मा यूज करना पड़ेगा नहीं। तो जैसे मतलब यही जो भी आएगा इससे आएगा। जैसे अभी हम इसको ओपन करें तो क्या बनेगा हमारा, हमारा जैसे a1 हम बाहर करेंगे तो कोवेरियंस बिटवीन x1 x1, तो सिग्मा 1 स्क्वायर हो जाएगा। इसको इसके साथ किया, ठीक है, इसको इसके साथ करेंगे, सो a1 b2 कोवेरियंस बिटवीन x1 x2, नहीं तो कोवेरियंस ही होगा, आई थिंक उसने गलत लिखे है ना। देखिए यहाँ से ये करेंगे तो जैसे आप जब बाहर करेंगे ये कांस्टेंट बाहर होगा a2 b1, ठीक, फिर आएगा कोवेरियंस बिटवीन x2 x1 जो कि x1 x2 भी है, और यहाँ से आएगा a2 b2 सिग्मा 2 स्क्वायर। तो इसने क्या किया, वैसे टर्म्स जहाँ इक्वल है ये एक साथ लिख दिया है ना, ये जैसे हो गया आपका, सॉरी यहाँ पे लिखने में गलती किया ना मैंने, कोएफिशिएंट सेम है अलग है। एक मिनट, यहाँ a1 b1 था ना, ये मैंने लिखने में गलती की है, ठीक है, ये a1 b1 है और यहाँ a2 b2 है, इसलिए उसने ai bi कर दिया होगा, है ना। सो a1 b1 सिग्मा 1 स्क्वायर, a2 b2 सिग्मा 2 स्क्वायर, तो ये तो आई जे इक्वल वाला टर्म हो गया, डिफरेंट वाला टर्म ये हो गया, इस तरह से होगा। तो को रिलेशन हो गलत लिखा है, कोवेरियंस होगा। तो ठीक है, तो इसमें बस ठीक है, वो गलती यहाँ पे है, गलती से कोरिलेशन लिखा उसको ठीक है, सो मैंने बोल दिया है ठीक कर देगा इसने, है ना। इसने टेस्ट जिसने बनाया है तो ना तो ठीक से क्वेश्चन सही से लिखा है, बहुत सारी गलतियां हैं ना, सॉल्यूशन दिए हैं, और है ना प्रॉपर 18 वाला क्वेश्चन। देख लीजिए, जी 18 वाला सर, 18 वाला। 18th, यस सर। अच्छा एक मिनट, तुम लेट से पोस्ट कियो, तुम्हारा लेट से बताऊंगा, ठीक है ना, जो पहले लिखा है वो पहले बताऊंगा उसको, तो वेट करो। 13 पे आते हैं, पहले ज्वाइन करो, पहले लिखो, क्योंकि इसमें हम ऐसे सीरियल वाइज जितने पहले जिसने, है ना, जो बच्चा अटेम्प्ट करके आए एक साथ सारे डाउट पोस्ट करो, एक साथ पहले बताऊंगा। मॉक टेस्ट डिस्कशन में डाउट क्लास का अलग रूल होता है, एक एक बच्चे के एक डाउट बताते हैं, है ना। तो वेट करो, जैसे उसने लिखा है ये तो हो गया ना, 13 हो गया था, ठीक है। तो 42 क्या है जी, 42 का जो है इसमें क्या डाउट है, ये तो PYQ का क्वेश्चन है जी, किसको डाउट है इसमें, कंपैरिजन वो आता है लिमिट कंपैरिजन से, क्या बोलते हैं उसको, रूट टेस्ट,
तो ए एन अपॉन ए एन दिस तो लेस देन 1 है। ये सब भाई पीवाईक्यू करो, जिसको ये क्वेश्चन नहीं आता मैं सजेस्ट कर रहा हूँ पीवाईक्यू ढंग से 2 3 4 5 बार 10 सॉल्व करो, एटलीस्ट 5 6 बार तो कर ही लो जैम गेट के पीवाईक्यू। तो ये सब क्वेश्चन यूं ही आसान लगने लगेगा, मतलब पेन चलाने की जरूरत नहीं है। जिन बच्चों ने बहुत बार प्रैक्टिस कर लिया तो इस तरह क्वेश्चन वो देख के आंसर बता देगा, पेन चलाने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पता चल रहा है कि लेस देन 1 है तो सीरीज ए एन कन्वर्जेंट है, ए एन की लिमिट 0 है, तो यहाँ e की पावर 0 + 0/4 तो 1/4 इज द आंसर। पेन चलाने की जरूरत ही नहीं है, ये चीज़ है। और फिर भी नहीं आ रहा तो तुम अभी मेहनत करने की जरूरत है भाई, जिन लोगों को ये नहीं आ रहा है, क्योंकि ये बिल्कुल पीवाईक्यू का क्वेश्चन है, जैम पीवाईक्यू का। हाँ जी 21 22 24 ये क्या है? ये तो हो गया ना, इसको छोड़ दो, गलत है। 21 22 इसमें क्या डाउट है? ये हालांकि थ्योरम है, कोई थ्योरम है ये, और इसमें भी ये कोई थ्योरम, क्या नाम था इसका, एक इनइक्वालिटी का कोई थ्योरम है, ठीक है। तो इसमें क्या कहता है, इसका प्रूफ देखना पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि दोनों थ्योरम का स्टेटमेंट है। प्रूफ तुम चेक करो बुक में ऑनलाइन। हाँ ऐसे तो नहीं है सिलेबस में ये, इसका नाम कुछ था, उसको मैंने भेजा था सोहम को बहुत पहले। तो सिलेबस में ये वाला इनइक्वालिटी नहीं है, इसका कुछ नाम है इनइक्वालिटी का, मैं भूल गया। तो हाँ इसका नाम है किरचॉफ्स बाउंड, है ना, ये है। तुम गूगल करो इसको, देखो कुछ मिलता है। या सॉरी किरनॉफ, CHERNOFF बाउंड्स, इसका ये शायद नाम है, ये थ्योरम है जिसका ये नाम है ना। ये है, सर्च करो ये तुम्हें मिल जाएगा स्टेटमेंट। हाँ इससे रिलेटेड कुछ आएगा। ठीक है, तो इससे देखो कुछ आता है, हालांकि ये जैम के सिलेबस में तो नहीं है ना, फिर भी तो यहाँ से नहीं तो प्रूफ लिख सकते हो, अलग से सिलेबस में नहीं है तो फिर भी प्रूफ है ना। तो इसमें 24 में क्या है, जो 24 है 24 हो गया, वो हो गया ना? बायस पूछा था, यहाँ बेसिस लिखा है तो कंफ्यूजन हो गया था। हाँ यहाँ गलती से बेसिस लिख दिया है। सर एक 40 नंबर देख दीजिए। रुको रुको, क्वेश्चन वेट करो, लिखो चैट में लिखो 24। इसलिए मैं कहता हूँ मॉक टेस्ट डिस्कशन में जो बच्चा सिंसियर है, तुम पहले टेस्ट अटेम्प्ट किए, उसको एनालिसिस किए, तुम्हें जो क्वेश्चन दोबारा सॉल्व कर लो, जो नहीं हुआ सॉल्व एक साथ लिख के रखो पेज पे। जब क्लास शुरू हो रहा है तुम सारे क्वेश्चन नंबर एक साथ पेस्ट करो, पहले वही बताऊंगा, क्योंकि मैं मॉक टेस्ट उन बच्चों को प्रेफरेंस दूंगा जो सिंसियर है, जो सारे टेस्ट करके आते हैं। ये नहीं अपॉर्चुनिटीज लोग जो अभी क्लास चल रहा है वो खोल के देख रहे होंगे, चलो ये पूछ लेते हैं, अच्छा ये भी पूछ लेते हैं, ये भी पूछ लेते हैं, तो उनका कुछ होना नहीं है। जो बच्चा पहले से टेस्ट दे के आया है, ठीक से 2 3 बार एटलीस्ट एक बार टेस्ट दे, एक बार बाद में सॉल्व किया है, तो उसको एक्चुअली में पता है कि उसको क्या सीखना है, उसको क्या नहीं आता है, या कहाँ पे उसको डाउट है एक्चुअली में। और बाकी लोग तो ऐसे देख रहे होंगे, चलो ये देख ला, अच्छा ये भी बता दीजिए सर, ये बता दीजिए, तो उससे कुछ थोड़ी हो, तो बहती गंगा में हाथ धोने वाली बात है, तो उससे कुछ नहीं होना है। फायदा असली में उन्हीं बच्चों का होगा जो पहले से टेस्ट दे के सारे क्वेश्चन दोबारा सॉल्व करके फिर वो डाउट एक्चुअल जेन्युइन डाउट पूछ रहे हैं, उनका फायदा है, ये चीज़ है। तभी इंप्रूवमेंट भी होगा नेक्स्ट टेस्ट में, ये चीज़ें हैं। ठीक है जी, 24 के बाद क्या था, 18 में क्या है, तो x1 x2 xn आपके पास IID यूनिफॉर्म 01 है ना। तो सर ये तो कॉन्वोल्यूशन मेथड से होता है ना? हाँ कॉन्वोल्यूशन से भी हो जाता है, और वैसे भी कई सारे अप्रोच कॉन्वोल्यूशन से भी हो जाएगा, और नहीं तो है ना, यहाँ पे क्या कर रखा है, जस्ट अभी इतना वो होने के बजाय सिंपली तुम ये करो कि मान लो x1 x2 बीच में डॉट 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 होगा,
xn है ना, ये IID यूनिफॉर्म 01 है। ठीक है ना। और यहाँ पे जैसे अभी मान लो जस्ट y1 है x1 प्लस x2, जस्ट ये समझो, तो इससे काम हो जाएगा। तो क्या सम ऑफ टू यूनिफॉर्म क्या होता है, ट्रायंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसा होता है ना, तो ये तो हो जाएगा प्रूफ, या तो है ना जैकोबियन से भी कर सकते हो। y2 मान लो x1 है लेट से, सो अब y1 y2 का जॉइंट निकाल लो। जिनको नहीं हो रहा उनके लिए बता रहा हूँ, जैकोबियन मेथड से मॉड जैकोबियन f ऑफ x1, बाकी को इग्नोर करो। ये जो x2i माइनस 1 2i है, क्या मतलब है, जैसे ये x1 x2 टाइप का है, ये है। अब इसे निकाल लो और इससे जो आएगा तो y1 का PDF निकाल लो। तो एक तो कन्वोल्यूशन मेथड बताया जो कि हालांकि हमने डिस्कस क्लास में नहीं किया है, तो इस तरीके से कर सकते हो जैकोबियन मेथड से। सो y1 और ये निकाल लो, यही आंसर होगा जो आएगा, ठीक है। और ये CDF पूछा है, तो पहले यहाँ से PDF आएगा, फिर तुम CDF निकाल सकते हो। तो एक ये तरीका है। एक डायरेक्ट CDF से भी ट्राई कर सकते हो, है ना, कि डायरेक्ट CDF ही निकाल लो y1 का। तो ये सब तुम्हें बुक में प्रूफ मिल जाएगा। ये ना कोई भी स्टैंडर्ड बुक जनरली उठाओगे तो वहां पे सम ऑफ टू यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, जहां लिखा होगा ट्रायंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन, या तुम गूगल ही कर लो कि सम ऑफ टू यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। देखो गूगल पे बहुत सारे तुम्हें डिफरेंट अप्रोच मिलेंगे, कोई भी एक अप्रोच सीख लो, है ना। जस्ट तुम, मैं क्या कर रहा हूँ, इसका सॉल्यूशन अगर देखना है गूगल जस्ट करो सम ऑफ टू यूनिफॉर्म रैंडम वेरिएबल है, यूनिफॉर्म 0 रैंडम वेरिएबल, तो बहुत सारे अप्रोच PDF से हो जाएगा, CDF से हो जाएगा, कन्वोल्यूशन से हो जाएगा, और भी बहुत सारे अप्रोच हैं जिससे हो सकता है। बट तुम्हें प्रैक्टिस करना है। एक तो अप्रोच ये मैंने बता दिया, इससे कर लो जैकोबियन मेथड से, जो जनरली आप लोग जानते होंगे। तो है ना ट्रायंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, वो CDF लिखा हुआ है, ठीक है, सही है वो। 39 में क्या है भाई, तो सेमी तो हो गया ना, 39 तो हो गया डिस्कस, तो इसका C सही होगा। एंड 22 में क्या है, से 22 हो चुका, हो गया ना, 40 अच्छा 22 भी हो गया है, हाँ वही था थ्योरम। और 40 क्या है, 40 जो है कि आपके पास yi इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल है, EYI बीटा xi है, वेरिएंस yi xi स्क्वायर है। सपोज समेशन yi xi अपॉन दिस फॉर एनी b, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। ये अल्दाउ रिग्रेशन टाइप का क्वेश्चन है। जैसे क्या होता है ना, y बराबर अल्फा प्लस बीटा xi होता है ना, तो यहाँ अल्फा 0 हो गया, ये समझ लो ऐसा है। और E ऑफ yi इसलिए लिखा है, y गिवन xi होता है यहाँ पे, ये मॉडल लिखा हुआ है, वही बात है E ऑफ yi, तो ये वही चीज़ है बीटा xi, क्योंकि ये तो नंबर है ना। मेनली तो मॉडल ये होता है ना प्लस एप्सिलॉन i टाइप का, अगर yi लिखोगे तो ये मॉडल होता है। तो एक्सपेक्टेशन ei का 0 है, इसलिए ऐसा लिखा हुआ है। अच्छा तो अभी कर क्या रहा है, वेरिएंस yi जो है ना, yi का वेरिएंस जो है वो सिग्मा स्क्वायर है। एंड सपोज ये हमारे पास एस्टिमेटर है किसी बीटा का, मतलब बीटा का एस्टिमेटर है ना। तो ये बीटा का एस्टिमेटर दे रखा है एक्चुअली, तुमसे क्या पूछ रहा है, ये बीटा या बी का, तो बी क्या लिखा है, बीटा होगा। तो दिस इज मोर देन इक्वल टू दिस, तो लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर पता है ना, मैं ये बोल रहा हूँ कि ये लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर है बीटा का एक्चुअली। तुम लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर निकालोगे यही मिलेगा। क्या होता है, कोवेरिएंस xi y अपॉन वेरिएंस xi होता है ना, लेकिन यहाँ अल्फा 0 है, तो वही फॉर्मूला जो तुम जानते हो वो फॉर्मूला इसमें रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि अल्फा 0 है ना, तो यहाँ से रिड्यूस हो जाएगा, ये लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर ये आएगा। ये इसका लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर निकालो मेथड से, कैसे निकालते हैं, एप्सिलॉन आई स्क्वायर को मिनिमाइज करते हैं। यहाँ से देखो एप्सिलॉन आई की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ से yi माइनस बीटा xi, और लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर में हम लोग क्या करते थे, लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर में हम लोग इसको मिनिमाइज करते थे, एप्सिलॉन आई के स्क्वायर को मिनिमाइज करते हैं, है ना। तो यहाँ से yi माइनस बीटा xi के स्क्वायर को हम, ये हमारा फंक्शन होता था, तो यहाँ एक ही वेरिएबल है, ये सिंगल वेरिएबल फंक्शन है, सिर्फ बीटा वेरिएबल है, पैरामीटर इज वेरिएबल है ना, क्योंकि एस्टिमेट कर रहे हैं हम लोग। तो
ये है जी बीटा। अब इसको मिनिमाइज कर लोगे तो मैं बोल रहा हूँ जी डैश बीटा निकालो, 0 पुट करो तो बीटा की यही वैल्यू निकल के आएगी जो उसने दिया है ना, ये निकल के आएगी। और ये क्रिटिकल पॉइंट है, ये पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा यहाँ पे। तो डबल डेरिवेटिव निकाल के देखो पॉजिटिव आएगा। तो ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है, तो इसको बोलते हैं लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर, है ना। तो ये लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर है, दिस इज, है ना, लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर, बीटा हैट बोल दो इसको। तो ये लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर आ गया, तो पता ही है तुम्हें अब तो, है ना। तो एक तरफ है वाई आई माइनस बीटा एक्स आई और एक तरफ है वाई आई माइनस बीटा हैट एक्स आई। इसका स्क्वायर, ऑप्शन ये ना पहला ऑप्शन में, इसका स्क्वायर समेसन आई फ्रॉम 1 to n समेसन आई फ्रॉम 1 to n। तो जब तुम बीटा हैट यूज कर रहे हो ना तो ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है, तो ये इसको मिनिमाइज कर देगा, तो इसकी वैल्यू कम होगी जहां बीटा हैट है, ठीक है ना। इन जनरल कोई बीटा है, ये बिल्कुल वैसे ही हो गया जैसे बीटा हैट इज अ पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो ये कुछ ऐसा है कि जी बीटा हैट ऑब्वियसली छोटा होगा जी बीटा से, यहाँ बीटा कुछ भी हो सकता था, लेकिन बीटा की जगह बीटा हैट रखोगे तो मिनिमाइज कर देगा, क्योंकि लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर क्या करता है, एरर सम ऑफ स्क्वायर को, मतलब एरर के स्क्वायर के सम को मिनिमाइज करता है, जो एस्टिमेटर मिलता है वो है। तो इसीलिए पहला ऑप्शन जो लिख रखा है ना, तो रिग्रेशन का क्वेश्चन है ये, देखो। तो ये बीटा हैट जिस तरफ है वो छोटा होगा, ठीक है ना। लिस्ट एलएसटी मतलब लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर ऑफ बीटा, यहाँ बी मतलब बीटा है। फिर ये बीटा हैट का ये थ्योरम्स एक्चुअली, ये जो इसने लिखे हैं ना ये सब थ्योरम है, तुम ये डिराइव कर सकते हो। तो बीटा हैट का यहाँ से अगर मीन निकालोगे, यहाँ से तुम अगर बीटा हैट का मीन निकालोगे, निकालो, तो ये थ्योरम है, बीटा हैट का मीन निकालोगे बीटा आएगा, वेरिएंस ऑफ बीटा हैट निकालोगे तो इसने दे रखा ना, यही आएगा सिग्मा स्क्वायर बाई समेसन एक्स आई स्क्वायर, ठीक है, एंड सो ऑन। तो ये यहाँ से मतलब ये थ्योरम है, मैं ये बोल रहा हूँ जो सिंपल थ्योरम है, तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास वैसा। तो एरर को उसने नॉर्मल लेना चाहिए था ना, एरर इज अ नॉर्मल रैंडम वेरिएबल, तो वैसा होगा। कहाँ गए, इसने सॉल्यूशन में पूरा लिखा है वहाँ पे ऐसे ना। तो ये है कि आगे क्या है, एंड वेरिएंस ऑफ बीटा हैट, ठीक ही तो है। तो आई थिंक यहाँ पे एप्सिलॉन आई को, एप्सिलॉन आई इसने दिया नहीं, यहाँ पे देना चाहिए था। तो एप्सिलॉन आई को ना नॉर्मल 0 वैसा लेता है। तो क्या किया है, वेरिएंस 0 हो गया कांस्टेंट का, उस तरह से कुछ बनाने की कोशिश किया है। तो ये वेरिएंस ना, मतलब एप्सिलॉन नॉर्मल है इसलिए बीटा कैप भी नॉर्मल हो जाएगा। हाँ हाँ, उसने ना थोड़ा सा ये नॉर्मल 0 सिग्मा स्क्वायर टाइप का ये लेते हैं यहाँ पे। ये जो मॉडल है हमारा वाई आई इज बीटा एक्स आई प्लस एप्सिलॉन आई, तो इससे आएगा, ठीक है। तो इसलिए ऐसा आएगा, यहाँ ऐसा लिखना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है भाई, तो चलो यहीं स्टॉप करते हैं। तो भी गेट का पीवाई को डिस्कशन है। ओके जी, चलो कल क्या टेस्ट रखना है चलो मैं बता दूंगा, ठीक है ना। 41 करें, चलो 41 देखते हैं, कल 41 टेस्ट का डिस्कशन करते हैं, देखते हैं क्या है।